चलिए दोस्तों, अब हम लोग डेप्रिसिएशन का वन शॉट कंप्लीट करते हैं। और एक्चुअल में डेप्रिसिएशन में ना तीन टॉपिक ही तुम्हारे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तीन टॉपिक ही एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो तीन टॉपिक क्या है, मैं एक बार फटाफट तुमको लिख दे रहा हूँ। क्या क्या आता है। पहला बोलता है, पहला टॉपिक है आपको मशीनरी अकाउंट बोलता है बनाने के लिए। जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में तीन टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला बोलता है मशीनरी अकाउंट बनाओ। ठीक है, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए ऐसे बोलता है। दूसरा ये लोग बोलते हैं कि भाई आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और साथ में बोलता है प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए, प्लांट प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बोलता है बनाने के लिए। एक ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग। और कभी कभी ये लोग, कभी कभी मतलब 5 साल में एक बार या 10 साल में 3 बार ऐसे करके कभी कभी ये लोग क्वेश्चन पूछता है। बोलता है कि भैया चेंज इन मेथड का क्वेश्चन पूछता। चेंज इन मेथड, चेंज इन मेथड मतलब कैसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। मान लो आपको बोलेगा 5 इयर्स का काउंटिंग करना है, तो बोलेगा स्टार्टिंग का 2 इयर्स एसएलएम मेथड है, और तीसरे साल से मतलब आफ्टर, ऑन और आफ्टर 3 इयर्स, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 3 इयर्स बोलेगा भैया डिमिनिशिंग मेथड फॉलो करना है। डिमिनिशिंग डब्ल्यूडीबी मेथड बोलेगा फॉलो करने के लिए, डिमिनिशिंग डब्ल्यूडीबी मेथड। ठीक है, ये होता है चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे 2021 में ये वाला क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा था कि स्टार्टिंग का एसएलएम मेथड था, बाद में बोलता है कंपनी ने डिसाइड किया, बिजनेस ने डिसाइड किया कि ये जो मेथड है एसएलएम वाला अब ये फॉलो नहीं करेंगे, अब हम लोग डिमिनिशिंग मेथड फॉलो करेंगे। तो ये एक सम्स तुम्हारे एग्जाम में बनता है। तो ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोलता है मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करो, फिर मशीनरी डिस्पोज मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बोलता बनाने के लिए। और कभी कभी ये लोग चेंज इन मेथड के क्वेश्चन पूछते। यही तीन मेथड से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पूरे 20 इयर्स का पेपर एनालिसिस करके मैंने 9 सम्स निकाला है, 9 सम्स, जिसमें कुछ सम्स का सोल्यूशन वगैरह भी है, वो आपका होमवर्क रहेगा। आप सब समझे। लेकिन मैं स्टार्टिंग का जो तीन क्वेश्चन बनने वाला है, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा मशीनरी अकाउंट का, दूसरा मैं क्वेश्चन कराऊंगा मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, और जो मेरा तीसरा क्वेश्चन होगा वो चेंज इन मेथड का होगा। तो ये जब तीन क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो हम लोग का तीन क्वेश्चन में पूरा का पूरा सिलेबस डेप्रिसिएशन का कंप्लीट हो जाएगा, तीन ही क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद मैं फर्दर जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो इसी से रिलेटेड होंगे। मतलब होता है ना, एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा, या 3 घंटे ज्यादा नहीं जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, अनटिल अनलेस ये 4 घंटे भी हो सकता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 3 आवर्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूं। मैंने क्या बोला, तीन क्वेश्चन कराने से ही, तीन क्वेश्चन कराने से ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपका तीन क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में कराने वाला हूं, यही तीन क्वेश्चन में मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा, क्योंकि 9 क्वेश्चंस है, तो 9 में से स्टार्टिंग का ये तीन क्वेश्चन होगा, उसके बाद 6 क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चंस होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि पूरे सिलेबस में तीन ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, दूसरा मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, एक होता है चेंज इन मेथड। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग का 10 मिनट थोड़ा सा हम लोग इंट्रो पढ़ लेते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, ठीक है, रीजन बिहाइंड द चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग ये तीन सम्स फटाफट कर लेंगे। ठीक है, मैट का तीन सम्स कर लेंगे। बिलीव करो, अगर किसी को ना सिर्फ तीन क्वेश्चन करके जाना, तो यही तीन क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। और मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं डेप्रिसिएशन में ना, एक मैं ट्रिक देने वाला हूं कि भाई क्या दिमाग में जब डेप्रिसिएशन का सम्स करोगे तो दिमाग में क्या चीज होना चाहिए, वो मैं ट्रिक तुम जब मैं सम्स कराऊंगा उस वक्त ही दे दूंगा। हम लोग का ना एनपीओ का क्वेश्चन 7 में डाउट आया है। एनपीओ का क्वेश्चन 7 में डाउट आया, तो मैं ऑलरेडी एनपीओ का क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन मैंने भेजा है। ये डाउट आया, कल 8 तारीख है। ठीक है, तो कल मैं हम लोग शाम को एनपीओ का डाउट सेशन रखेंगे, वही 9 बजे शाम को डाउट सेशन रखेंगे एनपीओ का। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ जाओ। और शाम को कल मैं एनपीओ, अभी तक भाई एनपीओ नहीं देखो जाकर देख लो।
क्योंकि मैंने फाइनल अकाउंट पढ़ा दिया है, एनपीओ पढ़ा दिया है, सेल्फ बैलेंसिंग पढ़ा दिया है, 3-4 पार्ट में अच्छे से पढ़ा दिया। फाइनल अकाउंट का 3 पार्ट है, सेल बैलेंसिंग का 2 पार्ट है, एनपीओ का 2 पार्ट है। बस आप इतना कर लो, आपका 45 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। 45 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। 10 नंबर का थ्योरी आता, मैंने वो भी पढ़ा दिया, 55 नंबर सिक्योर हो जाएगा। 10 मार्क्स का डेप्रिसिएशन, ये वाला क्लास कर लोगे, 65 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। आज शाम को ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो जाएगा, 9 बजे तक अपलोड कर दूंगा शाम को, 7 तारीख को, तो आपका 10 मार्क्स और सिक्योर हो गया। तो भैया आज अगर वीडियो देख लेते हो डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तो 75 आउट ऑफ 70 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट डन है। तो आपको अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आपको लग रहा है सर क्लासेस कहाँ मिलेगा सारे, तो नीचे ही कमेंट बॉक्स में देखिएगा, आपको मैंने डेप्रिसिएशन का ये जो पीडीएफ है ना डेप्रिसिएशन का, ये डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, और नीचे ही आपको अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कीजिएगा। सारे चैप्टर जो जो मैंने बोला है, एनपीओ, सेल बैलेंसिंग, फाइनल अकाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ, सारे सारे चैप्टर उसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ठीक है, जो न्यू चैप्टर आएंगे उसी प्लेलिस्ट में अपलोड होंगे। जो 10-15 दिन पहले जो जो क्लासेस ले रहा हूँ वो सारे उसी में अपलोडेड, सारे लेटेस्ट है, कोई क्लास रिकॉर्डिंग नहीं है, सारे लेटेस्ट कवर है, सारे वन शॉट है। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपको ईडी का फुल सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, ईडी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का फुल सिलेबस, एक ही वन शॉट में पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, सजेशन भी दे दिया है, वही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है ना, अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी भी उसी वीडियो में है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एंड एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज 1 सेकंड लगेगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में अपना ओपिनियन जरूर देना भाई, कैसा लगा क्लास, ये ओपिनियन दे देना लास्ट में, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ओके, देखिए भाई, डेप्रिसिएशन नॉर्मली, देखो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है ना, काइंड ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैंने एक एसी परचेज किया 1 लाख रुपए का। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख रुपया का एसी परचेज किया। तो जैसे ही मैंने एसी परचेज किया, आया बस समझे, अब मैं उसको अपने ऑफिस में ले जाऊंगा या अपने घर में ले जाऊंगा, वटेवर, मैं इस एसी को क्या करने वाला हूं भैया, यूज, क्योंकि ऑब्वियसली यूज था तभी मैंने परचेज किया। तो जैसे ही मैं एसी को यूज करूंगा, तो इस एसी का क्या हो जाएगा, वियर एंड टीयर, मतलब एसी जब चलेगा तो मशीन धीरे धीरे क्या होंगी, वियर एंड टीयर होंगी। तो उस वियर एंड टीयर की वजह से एसी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। अब बोलोगे सर अगर आप यूज नहीं करोगे तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली, अगर मान लो मैंने एसी परचेज किया और वो एसी घर में ला करके रख दिया, तो भाई एसी में ना टेक्नोलॉजी होती है, तो धीरे धीरे क्या होगी, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है ना। तो अब जो मैंने परचेज किया, इसके सामने अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो मेरी जो एसी की टेक्नोलॉजी है वो तो आउटडेटेड हो गई। तो ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तब भी मेरी एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चाहे मैं एसी यूज करूं या चाहे मैं एसी यूज ना करूं, मेरे एसी की वैल्यू कम होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे डे गुजरेगा, ईयर चेंज होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो एसी को मैं यूज करूंगा तो वियर एंड टीयर होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मशीन डैमेज होगा, धीरे 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 धीरे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। या अगर मैं मशीन को रख दिया, तो ड्यू टू पासेस ऑफ टाइम, ड्यू टू द ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तब भी मेरे मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो जिस रीजन के वजह से कम हो रही है, उस रीजन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन है क्या, एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अब आप बताओ, ये जो 1 लाख रुपया था, ठीक है, तो मान लो मैंने इसको परचेस किया था 2022 में, तो 2023 में इसकी वैल्यू हो गई, मान लेते हैं 90,000, 90,000। तो इसकी वैल्यू कितने रुपए से घटी है, 10,000 रुपए से घटी है। तो ये जो 10,000 रुपए को हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन, इसी को हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। जब मैंने परचेस किया था, जब मैंने 2022 में परचेस किया था 1 लाख रुपए का, 2023 में इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से घट करके 90,000 हो गई है। तो जितने अमाउंट से वैल्यू कम हुई है, ध्यान सुनिएगा, जितने अमाउंट से वैल्यू कम हुई है, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक चीज मुझे बताओ, क्या ये डेप्रिसिएशन मैंने किसी को पे किया, बोलो ना, क्या ये डेप्रिसिएशन मैंने किसी को पे किया, नहीं। ये 10,000 रुपया मैंने क्या किसी को पे किया, नहीं। किसी को पे किया गया, नहीं। मैंने जिस वैल्यू को कम कर दिया, 1 लाख रुपया का एसी था, 1 लाख रुपया का एसी था, घट करके 90,000 हो गया। तो कितने अमाउंट से घटा, 10,000 से घटा,
तो इसी 10,000 को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। क्या ये अमाउंट मैंने किसी को पे किया? नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इसे इसको कहाँ दिखाते हैं? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और ये पीएल अकाउंट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? पीएल अकाउंट का पार्ट होता है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक आपका रिडक्शन वैल्यू ऑफ एसेट, कि जितना जितना वैल्यू एसेट का रिड्यूस हो रहा है, या जिस अमाउंट से एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, उसी पर्टिकुलर अमाउंट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर एसेट का वैल्यू 10,000 से लूज किया है, 10,000 से कम किया है, उसी 10,000 को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। इस ये डेप्रिसिएशन हम लोग किसी को पे नहीं करते हैं, जस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग पीएल अकाउंट में दिखा देते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में दो बात आपको याद रखना है। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, काइंड ऑफ एक लॉस है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई मशीन को यूज करोगे तो उसका वियर एंड टीयर होगा, ठीक है। या अगर यूज नहीं भी करोगे या यूज करोगे भी तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या होंगी? चेंज होंगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मशीन की वैल्यू कम होते चली जाएगी। तो जितने अमाउंट से कम हो रही है, मेरा वर्ड फोकस करिएगा, जितने अमाउंट से कम हो रही है, ठीक है, उसी पर्टिकुलर अमाउंट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। आप इसको कहीं पे नहीं करते हो, पीएल के डेबिट साइड में आप इसको दिखाते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन क्या होता है? ठीक है। देखो मैं ना तुमको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। बुकिश लैंग्वेज क्या है वो सब ठीक है, वो सब मैं थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आपका थ्योरी का पार्ट है, पार्ट भी मेरा अपलोडेड है, तो थ्योरी वाला पोर्शन आप जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ना रियल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। तो मेरा लैंग्वेज बस वही रहेगा कि तुमको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। तो फोकस करना मेरे एग्जाम्पल्स पर, ओके। अब बोल रहा है कि सर ये जो डेप्रिसिएशन होते हैं ना, ये हम लोग चार्ज करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट पर। डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते हैं सर? डेप्रिशिएबल एसेट पे चार्ज करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द डेप्रिशिएबल एसेट ड्यूरिंग द डेप्रिशिएबल लाइफ ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत खतरनाक है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज अपॉन द डेप्रिशिएबल एसेट ड्यूरिंग द डेप्रिशिएबल लाइफ ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू। इस इस लाइन का मतलब समझते हैं, इस लाइन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं सर ये डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, डेप्रिशिएबल लाइफ क्या होता है, और ये डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता है। ये तीन वर्ड समझते ही ये लाइन, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं किस स्केल में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं मशीन है, एग्जांपल वन, मान लेते हैं मशीन है 20 लाख रुपीज की, 20 लाख रुपए की मशीन है। इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर है। इसकी एस्टिमेटेड 10 ईयर मतलब ये जो मशीन है मैक्सिमम 10 साल चलेगी, उसके बाद ये मशीन डैमेज हो जाएगी। 10 साल के बाद आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। हाँ अगर लक अच्छा रहेगा तो 10 साल के बाद यूज कर पाओगे। बट पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को देख करके, मशीन की पूरी क्वालिटी को देख करके एक अजम्पशन लिया गया है, एस्टिमेट किया गया है कि ये मशीन ज्यादा से ज्यादा 10 ईयर ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस मशीन को बेच करके जो पैसा मिलेगा उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? मान लेते हैं 10 साल कंप्लीट हो गया, 10 साल कंप्लीट हो गया, मशीन डैमेज हो गई, तो ऐसे फेंक दोगे क्या? नहीं भाई, उसके लोहा है, बहुत सारे स्टील्स वगैरह है, ठीक है, आप उसको स्क्रैप में बेच सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 10 ईयर, 10 साल कंप्लीट हो गए, अब आप उस मशीन को सेल किए, आपने उस मशीन को सेल किया, ठीक है। तो सेल करके जो पैसा मिल रहा है दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू, कचड़े की वैल्यू होती है, समझ रहे हो। तो ये स्क्रैप वैल्यू कब आता है? जब 10 साल कंप्लीट हो गया। तो 10 साल कंप्लीट होने के बाद जो पैसा मुझे मिलेगा दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू। ये भी एस्टिमेटेड होता है और ये भी एस्टिमेटेड होता है, समझ गए। क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालते वक्त हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये मशीन कितने साल चलेगा, और जब मशीन डैमेज हो जाएगा, जब मशीन यूज में नहीं आएगा, तब हम लोग मशीन को सेल करके जो अमाउंट मिलेगा उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक है। पहला, मशीन कितना है भाई? 20 लाख रुपए का। हमने एज्यूम किया ये मशीन 10 साल चलेगा, और फिर हमने ये भी एज्यूम किया, याद रखना ये भी अजम्पशन है और स्क्रैप वैल्यू भी अजम्पशन है। फिर हमने ये भी एज्यूम किया कि जब 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, जब 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मशीन को सेल करेंगे। तो 10 साल कंप्लीट होने के बाद जब मैंने मशीन को सेल किया तो मुझे 1 लाख रुपया मिला।
या 1 लाख रुपया मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 10 ईयर व्हेन वी सोल्ड द मशीन, व्हेन वील सेल द मशीन, जब हम लोग मशीन को बेचेंगे 10 साल कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग मशीन को बेचेंगे तो बेच करके जो पैसा मिलेगा दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू। ठीक है ना। अब 3 वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूँ। डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज अपॉन द डेप्रिशिएबल एसेट ड्यूरिंग द डेप्रिशिएबल लाइफ ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू। ये 3 वर्ड देखना। चलो, ये जो मशीन है ना, इस मशीन को हम लोग बोलेंगे डेप्रिशिएबल एसेट। तो मतलब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, डेप्रिशिएबल एसेट मतलब मशीन। भाई मशीन है, जैसे जैसे मशीन को यूज करोगे या यूज नहीं भी करोगे धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तुम लोग कार के बारे में बहुत सुना ही होगा कि कार जैसी शोरूम से निकलती है 10-20% वैल्यू तुरंत लूज कर देती है। अगर आप 10 लाख रुपए का कार लो, शोरूम से निकाल दिए, उसी दिन उसकी वैल्यू 10% 20% कम हो जाती है। एकदम नई नई कार 1 किलोमीटर भी नहीं चलती है, शोरूम से निकलने के बाद उसकी वैल्यू 10% 20% कम हो जाती है। तो वो कार हमारा क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है। तो जो एसेट अपनी वैल्यू को लूज करता है, जो एसेट अपनी वैल्यू को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अपनी वैल्यू को लूज करता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। तो ये मशीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अपने वैल्यू को लूज करेगा। ठीक है, 20 लाख से घट करके पहले 19 होगा, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा, फिर 16 होगा, फिर 10 होगा, धीरे धीरे अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। तो जो भी एसेट अपने वैल्यू को लूज करता है उसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। तो मशीन डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट। इसलिए पता लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता है। लैंड का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जो लैंड होता है ना उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है, घटता नहीं है। तो लैंड भी तो एसेट है, पर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएबल नहीं होती है, बिकॉज वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, उसकी वैल्यू एप्रिशिएबल होती है। इसलिए लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं बनता है। आप बात समझे ना। तो लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि लैंड क्या है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट, मतलब जिसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। ये जो एस्टिमेटेड लाइफ है ना, इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएबल लाइफ, कि पूरे कितने साल में ये एसेट खत्म हो जाएगा, ये एसेट यूज के लायक नहीं होगा। तो भाई 10 साल में ये एसेट अब यूज के लायक नहीं बचेगा, ये 10 साल तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल लाइफ। रियल लाइफ एग्जांपल दूं, अगर आप कोई बाइक लेते हो ना, अगर आप कोई बाइक लेते हो तो गवर्नमेंट एज्यूम करती है 15 साल ही चलेगा। अब 15 साल के बाद अगर आप बाइक चलाओगे ना, पुलिस अगर पकड़ ले, भाई केस वेस अलग हो जाता है, बहुत भयंकर केस हो जाता है। इसलिए 15 साल के बाद सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी को एक कटाई बोलते हैं, कि गाड़ी को जहाँ पे ना गाड़ी को कट करके स्क्रैप में दे दिया जाता है, वहां पे कुछ पैसा मिलता है स्क्रैप का। तो अगर आप लेट से कोई कार ले रहे हो ना, तो उसका उसका जो लाइफ है 15 साल ही होता है। 15 साल के बाद वो कार आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कार मेरा क्या हो गया, डेप्रिशिएबल एसेट हो गया। वो कितना साल चलेगा, 15 साल चलेगा, उसको बोल देंगे एस्टिमेटेड लाइफ। और इसी एस्टिमेटेड लाइफ को बोलते हैं डेप्रिशिएबल लाइफ। तो डेप्रिशिएबल लाइफ का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर एसेट कितने साल तक आप यूज कर पाओगे। ठीक है, उस मैक्सिमम ईयर को बोलते हैं डेप्रिशिएबल लाइफ। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू आपको पता है 1 लाख रुपया। तो हम लोग 2 वर्ड समझ गए, डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, डेप्रिशिएबल लाइफ क्या होता है। अब निकालते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो हमारा कॉस्ट वैल्यू कितना था, 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। ठीक है, एसेट जब 10 साल यूज कर लूंगा उसके बाद बेच दूंगा, 10 साल यूज कर लूंगा उसके बाद एसेट को बेच दूंगा। बेच के जो पैसा मिलेगा आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर एसेट, एसेट पूरे 10 साल यूज किया, अब मैं बेचूंगा, तो बेच करके जो पैसा मिलेगा दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू। तो वो स्क्रैप वैल्यू कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है, तो 20 लाख माइनस 1 लाख रुपया कितना हो गया, 19 लाख। इसी 19 लाख को अपने बोलेंगे डेप्रिशिएबल वैल्यू। ये जो 19 लाख है इसको अपने बोलेंगे डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन इसी अमाउंट पे चार्ज होगा, इस पर चार्ज नहीं होगा। आपने 20 लाख रुपया का पेमेंट किया था जब आपने मशीन परचेज किया, ध्यान सुनिएगा। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपने मशीन जब परचेज किया था तो आपके पॉकेट से कितना पैसा गया था, आपके बैंक अकाउंट से कितना पैसा गया था, 20 लाख रुपया। 10 साल के बाद उसी मशीन से 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। तो भाई 20 लाख का मैंने पेमेंट किया, 10 साल के बाद 1 लाख रुपया मुझे मिल जाएगा। तो ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा मशीन से कितना पैसा लॉस हुआ, 19 लाख। वही 19 लाख हमारा क्या है, डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो
पूरे पूरे 10 साल में, पूरे 10 साल में जो डेप्रिसिएशन होगा वो 19 लाख होगा। दैट इज योर डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो मेरी कॉस्ट कितनी थी, 20 लाख रुपए। 10 साल के बाद जब मैं उसको बेचूंगा मुझे कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया। तो भाई 20 लाख रुपया मैंने दिया था, 1 लाख रुपया मुझे मिल गया, तो नेट मेरा कितना बचा, 19 लाख। यही मेरा डेप्रिसिएशन है, यही मेरा डेप्रिसिएशन है, क्योंकि मैंने 20 लाख रुपया दिया और उस मशीन को 10 साल का, 10 साल बेचने के बाद मुझे मिला कितना। तो एक बार 20 लाख गया था, आफ्टर 10 ईयर सेम मशीन से 1 लाख रुपया वापस भी आ गया। तो 20 लाख रुपया दिए थे, 10 साल के बाद 1 लाख रुपया वापस भी आ गया। तो 20 में से 1 लाख निकाल दो, बचा कितना, 19 लाख। यही 19 लाख हमारा होता है डेप्रिसिएशन। इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। इसी क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल वैल्यू। और इसी अमाउंट पे क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो मतलब पता है पूरे 10 साल का, सुनो ध्यान से, पूरे 10 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 19 लाख होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप बोलेगा सर 20 लाख का खरीदे थे, 20 लाख खरीदे थे, तो भाई आपने 20 लाख का खरीदा था, तो 1 लाख रुपया आपको मिल भी तो गया वापस। तो पूरे पूरे 10 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 19 लाख होगा। इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो क्लियर हुआ है एक चीज। तो डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट, मतलब जिसकी एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूज होती है। ठीक है, कब चार्ज करते हैं, ड्यूरिंग द डेप्रिशिएबल लाइफ, मतलब हर एक साल, हर एक साल एसेट की वैल्यू क्या होगी, लूज होगी। तो डेप्रिशिएबल लाइफ का मतलब होता है एस्टिमेटेड लाइफ, कि एक एसेट कितने साल चलेगा ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू, ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो आया दैट इज योर डेप्रिशिएबल वैल्यू। इसी डेप्रिशिएबल वैल्यू पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और मजे की बात यह है कि सारा का सारा डेप्रिसिएशन अगर 10 साल का ऐड करोगे, हर एक साल का डेप्रिसिएशन, एक पहला साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, चौथे साल का डेप्रिसिएशन, सो ऑन, 10 साल का डेप्रिसिएशन, तो पूरे साल, पूरे 10 साल का, पूरे 10 साल का जब डेप्रिसिएशन ऐड करोगे ना, तो अमाउंट कितना आएगा, 19 लाख आने वाला है। इसी 19 लाख को अपने बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू, पूरे 10 साल का। क्योंकि हम लोग तो 10 साल का काउंटिंग करते नहीं ना। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितना पूछेगा, कि बोलेगा 3 साल का अकाउंट बनाओ, 4 साल का अकाउंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा वो 5 साल का अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए, पूरे 10 साल का कभी कभी नहीं बोलता बनाने के लिए। लेकिन जब आप 10 साल का ना कभी टाइम मिले, तो 10 साल का अकाउंटिंग बना के देख लेना। जो डेप्रिशिएबल वैल्यू आया है ना, यही यही पूरे पूरे 10 साल का डेप्रिसिएशन है। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करना, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करना, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करना, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करना, ऐसे करके पूरे 10 साल का डेप्रिसिएशन ऐड करना, अमाउंट आएगा 19 लाख रुपीज। कितना अमाउंट आएगा, 19 लाख रुपीज आएगा। ठीक है ना, ओके, ओके। प्रूफ कर दूं क्या, चलो एक बार प्रूफ कर देता हूं तुमको। तुम लोग ना बोला नहीं सर प्रूफ करिए, दिमाग समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है भाई, ये 20 लाख है, इसमें से 1 लाख रुपया हमारा मिल जाएगा। तो जो पैसा मिल जाएगा उस पर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अरे जो पैसा हमें मिल ही गया वो हमारा लॉस थोड़ी है। डेप्रिसिएशन क्या, काइंड ऑफ लॉस, मतलब जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है, जो वैल्यू हम लूज कर रहे हैं। अब मान के चलते ये 10 साल चलेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। ये फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन का बता रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 19 लाख हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, ये कितना हो जाएगा, 1,90,000, 1,90,000। तो हर एक साल, हर एक साल, पहला साल कितना चार्ज करोगे, 1,90,000। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे, 1,90,000। मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। थर्ड ईयर कितना चार्ज करोगे, 1,90,000। सो ऑन करते करते 10th ईयर भी कितना चार्ज करोगे, 1,90,000। सबको ऐड करो ना, तो सिंपली क्या करूंगा, 1,90,000 इंटू कर दूंगा 10, इंटू कर दूंगा 10, कितना आएगा, 19 लाख आएगा। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ ना, कि हर साल आप जो अमाउंट ऐड करोगे वो 19 लाख के बराबर ही होगा। पूरे 10 साल का अमाउंट, पूरे 10 साल का डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, दैट इज इक्वल टू योर डेप्रिशिएबल वैल्यू। और इसी डेप्रिशिएबल वैल्यू पे ही देखो ना, 20 लाख था, 1 लाख माइनस किया, कितना, 19 लाख, कि ये 19 लाख, इसी 19 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। हाँ चलिए सर, चलिए सर क्लियर, आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। मेन रीजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। ठीक है, और एक एक रीजन मैं और लिखता हूँ, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। ठीक है,
टेक्नोलॉजी चेंज होने से वैल्यू बहुत जल्दी गिरती है। तो मेन रीजन फॉर द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों बनता है? पहला वियर एंड टीयर, आप कोई भी मशीन वगैरह यूज करोगे तो यूज करते करते पुराना हो जाएगा, वियर एंड टीयर होगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू, हम लोग डेप्रिसिएशन इसलिए करते हैं कि हम एसेट की करेक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब ये मोबाइल है, मैंने लिया था 40 लाख रुपीज में, एज्यूम कर लो ये 40 लाख, 40,000 में ये मोबाइल है, मैंने लिया था 40,000 में। अब एक साल के बाद क्या ये 40,000 का होगा? नहीं, ऑब्वियसली मैंने एक साल यूज किया है, तो जब मैं एक साल यूज करूंगा तो मान लो इसकी वैल्यू होगी 25,000। तो भैया 40 लाख रुपीज का मैंने 40,000 का मैंने लिया था, आफ्टर वन ईयर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 25,000 हो गई। 25, जब मैं मार्केट बेचने गया ना, जब मैं मार्केट बेचने गया तो बोलता भैया 25,000 रुपया ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो मैंने कितना वैल्यू यूज कर लिया? 15,000 वैल्यू यूज कर लिया। इसी 15,000 को बोलेंगे डेप्रीशिएशन। तो जितने अमाउंट से भाई 40,000 का मोबाइल था, एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 25,000 हो गई। तो कितना कितना वैल्यू लूज किया? 15,000 लूज किया। इसी 15,000 को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है। और तो अब आप बताओ, मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में, मान लो मेरे ऑफिस का फोन है, मेरे मान लो ऑफिस का फोन है, तो मैं अपने ऑफिस के फोन में, ऑफिस का जो फोन है, तो क्या मैं अपना बैलेंस शीट में मोबाइल में 40,000 लिखूंगा? नहीं। आप बोलोगे सर आपका फोन तो एक साल पुराना हो गया, अब उसकी वैल्यू 40 लाख नहीं है, तो आप अपना बैलेंस शीट में ना उसकी वैल्यू 40 लाख मत लिखिए, अब इसकी वैल्यू आप 25,000 लिखिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में एक साल के बाद जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मैं मोबाइल के सामने 40,000 नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली दूंगा मोबाइल माइनस डेप्रीशिएशन 15,000, कितना आ जाएगा भैया? 25,000। तो मैं अपना सिंपली बुक्स ऑफ अकाउंट में करेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो मशीन की, एसेट की करेक्ट वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है विच इज अवर नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो हम लोग पीएल में दिखा देते हैं उसको। ठीक है ना, जिससे हमारा करेक्ट प्रॉफिट मिलता है। तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट होगा टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है भैया डेप्रिसिएशन कम होते चला जाता है। ठीक है ना। अच्छा, चलिए मेथड एक चीज देखना, डेप्रिसिएशन ना बेसिकली याद रखना, डेप्रिसिएशन बेसिकली लैंड पे चार्ज नहीं होता। पर हमारा जो लैंड होता है ना, दो टाइप का होता है, हमारा जो लैंड होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फ्री होल्ड लैंड, एक होता है लीज होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड का मतलब बेसिकली होता है जैसे नॉर्मली जिस लैंड पर ना कोई भी रेंट वेंट नहीं चल रहा है, मतलब बेसिकली फ्री होल्ड है। जैसे आपका मान लो आपका खुद का जमीन पड़ा हुआ, खुद का लैंड पड़ा हुआ, आप उसके ऊपर मकान बना रहे हो, तो भाई लैंड की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। या आपका लैंड पड़ा हुआ, उस पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, दैट इज योर फ्री होल्ड लैंड। उसके ऊपर किसी का मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी का ओनरशिप नहीं है, आपके अलावा किसी और को ओनरशिप नहीं है, दैट इज योर फ्री लैंड। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। लेकिन एक होता है लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड का मतलब क्या? मैं बिगेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सॉल्ट लेक। तो ये सॉल्ट लेक का एरिया है ना, ये लीज होल्ड लैंड है। ठीक है। तो मान लो एक लैंड है, मान लो एक लैंड है। ठीक है। ये लैंड आपने लिया था, मान लेते हैं 10 लाख रुपया में लिया था रेंट पर, 10 लाख रुपया में लिया था रेंट पर। तो 10 सालों के लिए लिया था, तो डिवाइड कर दोगे 10 साल से, तो हर एक साल इसकी वैल्यू कितने रुपए से कम हो रही है? 1 लाख रुपए से कम हो रही है। तो यही 1 लाख रुपया हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो लीज होल्ड लैंड का मतलब क्या हो रहा है? ये जो लैंड आपने लिया है वो लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है। ठीक है। तो जो हर एक साल जो रेंट होगा वही डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो नॉर्मली होता है ना, भाड़े का लैंड है, तो अगर फ्री होल्ड है, उसके ऊपर कोई कोई आदमी नहीं रह रहा है, सिर्फ आप रह रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, दैट इज योर फ्री होल्ड लैंड। ठीक है। उस पर कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कोई लीज होल्ड लैंड है, कि मान लो कोई बहुत बड़ी एरिया है, गवर्नमेंट ने आपसे लीज पर लिया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हर साल आपको रेंट अमाउंट देगी। तो वो जो लीज होता है ना, वो पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे लीज होता है। तो न्यू टाउन, सॉल्ट लेक सब जितना एरिया है ना, उसमें मैक्सिमम एरिया लीज होल्ड लैंड है। तो वहां पे ना जो भी कंपनीज आती हैं वो गवर्नमेंट पे लीज पे लेती है। लीज का मतलब मान लो 20 साल का लीज ले, मान लो टाटा कंपनी आई, तो टाटा कंपनी ने मान लो न्यू टाउन में एक एरिया लिया मान लो 1 CR का, 1 CR का। ठीक है। और ये बोला कि भैया हम एक 1 CR आपको पे कर रहे हैं 20 सालों 10 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो 1 CR को डिवाइड कर देंगे 10 साल से, तो कितना आएगा? 10 लाख रुपए आएगा। यही 10 लाख रुपया हर साल क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो लीज होल्ड लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो अगर क्वेश्चन में ना लीज होल्ड लैंड होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट अगर फ्री होल्ड लैंड होगा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। जस्ट लैंड होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये दे आर द एप्रिशिएबल वैल्यू।
अगर हम मेथड की बात करते हैं भाई, तो नॉर्मली दो ही मेथड होते हैं एग्जाम में जो तुम्हारा आता है। एक होता है एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है डिमनीजिंग मेथड। ये क्या होता है? डिमनीजिंग मेथड। अब हर एक मेथड का अपना अपना एक नाम होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड को अपने क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डिमनीजिंग मेथड का नाम क्या होता है भाई? रिटन डाउन मेथड या बुक वैल्यू मेथड या रिटन डाउन मतलब डब्ल्यू मेथड या बुक वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है या तो स्टेट से बनेगा या तो डब्ल्यू से ही क्वेश्चन बनता है। ऐसे तो मेथड 8 होते हैं भाई। एक होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, वेटेड मेथड, ऐसे करके 8 होते हैं। पर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से बनते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से बनते हैं और डिमनीजिंग मेथड से बनते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का नाम दोबारा सुन लो। स्ट्रेट लाइन मेथड को अपने क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके। डिमनीजिंग मेथड को डिमनीजिंग मेथड का एक और नाम है डब्ल्यू मेथड, जिसको अपने रिटन डाउन मेथड बोलते हैं। बुक वैल्यू मेथड बोलते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। फर्क क्या, दोनों मेथड में फर्क क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या बोलते हैं अपने? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, जो जो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू है, जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजिंग और मशीन को यूज करने तक जो भी खर्चा हुआ है, दैट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने 1 लाख रुपया का मशीन परचेज किया, 10,000 रुपया का इंस्टॉलेशन पे किया, 5,000 का फ्रेट पे किया, फिर 5,000 का अपने अदर चार्जेस पे किए, तब जाकर के वो मशीन यूज करने के लायक हो गया। तो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया का आपने मशीन परचेज किया, ठीक है, 5,000 रुपया का आपने फ्रेट दिया, फिर मान लेते हैं 5,000 का आपने इंस्टॉलेशन पे किया, 5,000, ये 5,000 है, ठीक है। तो टोटल आपने कितना खर्चा किया? 1,10,000। ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मेथड। इसी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर। तो जब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बिकॉज जो ओरिजिनल कॉस्ट है, उसी ओरिजिनल कॉस्ट पर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, इसको फिक्स्ड इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि मान लो 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया का 10% कितना होगा? 10,000। तो एवरी ईयर उस 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। इसलिए जो इंस्टॉलमेंट होता है डेप्रिसिएशन का, वो सेम होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक बार तुमको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, तब तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मशीन है 1 लाख रुपया का। एज्यूम कर लेते हैं ये मशीन है 1 लाख रुपया का। ठीक है, तो जब परचेज किया था ना, तो 1 जनवरी या एक अगर कैलेंडर ईयर होगा तो 1 जनवरी, और अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो 1 अप्रैल होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं 1 जनवरी। तो मैंने ये परचेज किया था 1 जनवरी को, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी थी भैया? 1 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए कॉस्ट थी। तो अब बोल रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन 20%। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20% के हिसाब से। तो 1 लाख पे 20% कितना होगा? 20,000 रुपया। तो अब वैल्यू कितनी आ गई एक साल के बाद? 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर ना हम 80,000 पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज अपॉन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो ये 1 लाख है ना, इसी 1 लाख पर एवरी टाइम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। तो देखो 20,000 आ गया। ठीक है, अब तीसरे साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो क्या 80 में से 20 हटा दिया गया तो कितना बचेगा? 60। क्या ये 60 पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? आंसर इज नो। ओरिजिनल कॉस्ट क्या बोलता है? एवरी टाइम जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो ओरिजिनल वैल्यू पे होगा। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है भाई? 1 लाख रुपया, इसी पे 20% चार्ज करेंगे। तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। तो ये कोई ना 20,000 रुपया आया, 20,000 रुपया आया। ठीक है, तो 60 में से 20 निकाल दिए, कितना बचा? 40 बचा। और यही 40, 40, 60, 80 हमारा बैलेंस शीट के फाइनल कॉलम में जाएगा हर एक साल। तो वर्चुअल कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है कि एवरी टाइम जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो ओरिजिनल वैल्यू पे ही चार्ज करोगे। दैट इज योर ओरिजिनल वैल्यू। इसी का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो ना, हर एक साल कितना अमाउंट चार्ज करो? 20,000, 20,000, 20,000। हर एक साल आप 20,000 चार्ज कर रहे हो। दैट इज योर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कि हर चार्ज जो हर हर ईयर, एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर में 20,000 था, सेकंड ईयर में 20,000 था, थर्ड ईयर में 20,000 था। दैट इज योर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं?
स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपली जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ना वो फिक्स है, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। अब आते हैं डब्ल्यू मेथड। डब्ल्यू बोलता है कि भैया जो डेप्रिसिएशन होगा ना बुक वैल्यू होगा, बुक मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग बचा हुआ है दैट इज योर रिटर्न डाउन वैल्यू। तो मान लेते हैं कॉस्ट थी हमारी 1 लाख रुपए और हमने 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो बोलता है रिटर्न डाउन का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज अपॉन द बुक वैल्यू। तो 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिए, कितना बचेगा सर? 80,000। तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 80,000 पे होगा, 80,000 पे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 80,000 है, इस 80,000 में से 10,000 का डेप्रिसिएशन हमने फिर माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा? 70,000। तो अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 70,000 पे होगा। तो ये 70,000, ये 80,000, दैट इज योर बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का सिंपल मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जो कॉस्ट ऑफ द मशीन है उसमें से जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू बचा हुआ, जो रिमेनिंग वैल्यू बचा हुआ है, उसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। और इसी रिटर्न डाउन वैल्यू पर हर एक साल डेप्रिसिएशन क्या होगा? चार्ज होगा। तो हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो हर एक साल माइनस करोगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू भी क्या होगा? हर एक साल न्यू होगा। चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ। सेम एग्जांपल, 1 लाख रुपया का मशीन था, आपने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20%। तो 1 लाख का 20% कितना होता है भाई? 20,000 रुपया, ठीक है। तो 1 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, 1 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए। तो जब जब आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, 1 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये आपका डेप्रिसिएशन है। जो बच गया दैट इज योर डब्ल्यू वैल्यू। तो डब्ल्यू वैल्यू बोलता है, बुक डब्ल्यू बोल दो या बुक वैल्यू बोल दो। तो ये मेथड बोलता है कि एवरी टाइम हम लोग इसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 80,000 है ना, अब नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करेंगे? 80,000 पे चार्ज करेंगे। तो 80,000 का 20% कितना होगा भाई? 16,000 होगा। देखो ना, इस 80,000 का 20%, इस 80,000 पे 20% इंटू करो, कितना होगा? 16,000 होगा। तो 80 में से 16 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 64 बचेगा। तो हमारा अब न्यू डब्ल्यू वैल्यू आ गया, ये हमारा न्यू डब्ल्यू वैल्यू आ गया, ठीक है। ये हमारा न्यू डब्ल्यू वैल्यू होगा। तो अब जब नेक्स्ट ईयर होगा डेप्रिसिएशन चार्ज तो इसी न्यू वाले पे करेंगे। तो इसका मान लो 20% कर लो, कितना होगा? 12,800 होगा, 12,800 होगा। तो 64 में से 12,800 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 51,200। ये जो 51,200 है ये हमारा नया डब्ल्यू वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसी पे 20% चार्ज होगा। तो मान लेते 51,200 है, 51,200 है, इंटू कर देते 20%, कितना आएगा? 10,240, माइनस इक्वल कर देंगे, कितना होगा? 40,960। फिर ये हमारा न्यू डब्ल्यू आ गया। तो नेक्स्ट ईयर फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो जो अमाउंट आते जाएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। बचेगा कितना? 32,768। तो डब्ल्यू मेथड क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो मेथड बचेगा, उसी जो अमाउंट बचेगा दैट इज डब्ल्यू अमाउंट। और इसी अमाउंट पर हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर 80,000 में से फिर डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, फिर हमारा नया अमाउंट बचा दैट इज योर न्यू डब्ल्यू। तो एवरी टाइम आपको न्यू डब्ल्यू पे, एवरी टाइम आपको न्यू बुक वैल्यू पे, न्यू डब्ल्यू वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 80 में से 16,000 माइनस कर दिया, कितना बचा? 64,000, ठीक है। अब 64,000 में फिर आपने 12,800 माइनस कर दिया, तो आपका नया डब्ल्यू कितना है? 51,200। तो अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 51,200 पे चार्ज होगा। तो इसका मतलब 20% कितना हो गया? 10,240। तो 51,000 में से 10,240 आपने माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा? 40,960, 40,960। अब इस पर फिर 20%, किस पर? ये 40,960 पर फिर 20% चार्ज करेंगे। तो ये 40,960 हमारा क्या है? न्यू डब्ल्यू मेथड है। कौन सा मेथड है? न्यू डब्ल्यू मेथड है, सॉरी न्यू डब्ल्यू वैल्यू है। तो ये नया नया डब्ल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। ये होता है डब्ल्यू मेथड कि हर एक साल जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नया डब्ल्यू वैल्यू आएगा, उस न्यू डब्ल्यू वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन का परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। कॉस्ट ऑफ द एसेट में याद रखिएगा, कॉस्ट जब हम लोग एसेट की कॉस्ट निकालते हैं तो आप परचेस, फ्रेट, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, सब कुछ ऐड करके फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालते हैं। जो हम लोग देखिए, हमको
कॉस्ट ऑफ द एसेट से डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो हमें कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालते वक्त आपने जो कमीशन पे किया, मतलब परचेज करते भाई, मशीन परचेज किए, तो जब आप मशीन परचेज कर रहे थे आपने कमीशन पे किया, तो वो कमीशन भी आपके कॉस्ट का एसेट है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। फिर जो आपने भाड़ा पे किया मशीन को लाने के लिए, आपका आपका फैक्ट्री तक मशीन लाना है, जो आपने भाड़ा पे किया वो भी आपका कॉस्ट का पार्ट है। जो आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह पे किया वो भी आपके भाड़े का पार्ट है, कॉस्ट का पार्ट है। जो आपने इंश्योरेंस पे किया रास्ता का वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट है। जो आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किया वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसके बाद हम लोग सम से स्टार्ट करते हैं, विच इज फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एसेट। मान लो आप कोई एसेट परचेज किए, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो वो आपका रिपेयरिंग चार्ज होगा। वो रिपेयरिंग चार्ज आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, यही बात यहाँ पे बोला गया है। लेकिन अगर आपने मान लो एक एसेट परचेज किया था 2022 में, फिर 2024 में आपने उसके ऊपर खर्चा किया, मतलब 2022 में यूज किया, 2023 में यूज किया, फिर 2024 में आपने उसके ऊपर खर्चा किया। अगर आपके खर्चा करने के वजह से उस एसेट का इफिशियंसी बढ़ जाता है, खर्चा करने के बाद अगर उस एसेट का इफिशियंसी बढ़ जाता है, तो वो आपके कॉस्ट का पार्ट होगा। तो जिस एक्सपेंडिचर से जिस एक्सपेंडिचर से याद रखिएगा, जिस एक्सपेंडिचर से आपके एसेट की इफिशियंसी बढ़ती है, वो एक्सपेंडिचर आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अदरवाइज कोई ऐसा खर्चा जिसके वजह से आप बस एसेट को मेंटेन कर रहे हो, जैसे क्लीनिंग हो गया, फ्यूल हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हो गया, होता टूटा भांगा तो रिपेयर करवा दिया, जस्ट आप क्या कर रहे हो, जस्ट उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा करो। जैसे हम लोग बाइक को मेंटेन करते हैं, कार को मेंटेन कर रहे हैं, पर उसकी इफिशियंसी तो नहीं बढ़ती है ना, उसकी इफिशियंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जिस खर्चे से इफिशियंसी सेम है, जस्ट आप उसको मेंटेन कर रहे हो, तो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। पर जिस खर्चे की वजह से मशीन की इफिशियंसी बढ़ जा रही है, पहले मान लो एफिशिएंसी थी 100, अब वो बढ़ के हो गई 150, तो उस खर्चे की वजह से इफिशियंसी बढ़ गई, तो वो आपके कॉस्ट का पार्ट होगा। अब उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब इस टॉपिक कभी सम्स बनाया नहीं है, जिस दिन बना देगा सी वाला तो बोलोगे भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो चलिए भैया सम्स अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 चार्ज करने से पहले देखो यहाँ पे क्या बोला, मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए। तो मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है एक बार समझा दे रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है फिर अपने बढ़ते हैं। देखो मशीनरी अकाउंट बनता कैसे, पहले एक बार समझो, छोटा सा ज्ञान है, समझ लो फिर देखो। ये हमारा जो मशीनरी अकाउंट है, सर हमारा मशीनरी क्या होता है, एसेट होता है, एसेट होता है। ठीक है, मशीनरी क्या होता है, एसेट। ठीक है, इसका परफॉर्मा कैसे बनता है ध्यान सुनना, तो छोटा परफॉर्म समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना, जस्ट जस्ट समझना, उसके बाद लिखेंगे बाद में, खाली समझना। ये होता है डेट, ये होता है आपका पर्टिकुलर, और ये होता है अमाउंट। फिर ये होता है डेट, फिर पर्टिकुलर, ये होता है अमाउंट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट हम लोग ऐसे बनाते हैं। भाई मशीनरी क्या हमारा एसेट, तो एसेट हमेशा डेबिट साइड से बढ़ेगा। ठीक है, और क्रेडिट साइड से हमेशा क्या होगा, कम होगा। हमेशा क्या होगा, तो जब भी आप नया मशीन परचेज करोगे, तो नया मशीन परचेज करने से एसेट बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, जब आप न्यू मशीन परचेज करोगे, 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 तो एंट्री क्या होगा भाई, मशीन आ रहा है ना, तो एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट। लिखना तो लिख सकते हो, लिखना तो लिख सकते हो। मशीनरी अकाउंट आपने ओपन किया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मशीन क्या है, एसेट। एसेट हमेशा डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से कम होगा। ठीक है, ये बना लो, ये बना लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग को पॉज करके बना लो। ठीक है, चलो बना लिया होगा तुमने, अज्यूम करता हूँ। अगर आप न्यू मशीन परचेज करते हो तो एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, टू कैश या टू बैंक, या तो कैश दिया होगा या तो बैंक दिया होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हम लोग मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैंक। नॉर्मली बैंक से पेमेंट होता है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ओके, अब मान लेते हैं ये जो मशीन था, अब इस मशीन के ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन। तो व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज, व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द मशीन,
जब आप मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी ना। अरे भाई डेप्रिसिएशन के वजह से मशीन की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? सर कम होती है। डेप्रिसिएशन इज काइंड ऑफ लॉस। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस केस में जब मशीन की वैल्यू कम होगी तो एसेट बढ़ता है डेबिट से, एसेट कम होता है क्रेडिट साइड से। तो डेप्रिसिएशन के वजह से मशीन की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो इस केस में हमें मशीन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू मशीन अकाउंट। और किसके वजह से ये मशीन का वैल्यू कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? काइंड ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर या लॉस। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर या लॉस। तो आपको पता है चाहे लॉस हो चाहे आपका एक्सपेंडिचर हो, उसको ऑलवेज हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड में। इसलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग कहाँ दिखाएंगे सर? डेबिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो कभी कभी ना लोग जर्नल एंट्री पूछता है। तो जिस डेट को आपने परचेस किया तो वहां पे ये डेट डाल दीजिएगा। मान लो 1 जनवरी 2019। तो डेप्रिसिएशन हम लोग ईयर एंड में चार्ज करेंगे। तो 31/12/2019 यहाँ पे ईयर एंड में डाल देना। ठीक है। तो जब आप मशीन परचेज करोगे एंट्री क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है या ये लॉस है। एक्सपेंडिचर और लॉस को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में दिखा दिए। और मशीन की वैल्यू कम हो गई तो मशीन क्या होता है? एसेट। एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाया टू मशीन। तो अब मशीन अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा? बाई डेप्रिसिएशन। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। डेट हम लोग डालेंगे यहाँ पे, यहाँ भी डेट डालेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन। अब सिंपली क्या होगा? इसको हम लोग ऐड करेंगे। इसको ऐड किया, यहाँ पे इसको हम लोग ऐड किया। ठीक है। अब बचेगा बैलेंसिंग फिगर। ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। और इसी बैलेंसिंग फिगर को फिर हम लोग ईयर एंड का डेट डालेंगे और यहाँ पे आएगा बैलेंस सी डी। क्या आएगा? बैलेंस सी डी। अब नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू, ये ओपनिंग डेट होगा, ईयर का ओपनिंग डेट होगा, ओपनिंग डेट होगा ईयर का। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। तो यही वाला अमाउंट यहाँ लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। तो ऐसे बनता है आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक है। अगर आपको 20% भी समझ में आ गया होगा तो बहुत बड़ी जीत है भाई। क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन 1, जिसमें आपको बोला है मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए। तो पूरा का पूरा 100% समझ में आ गया होगा। बस इसको एक बार दोबारा समझ लो। मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है? ये से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। जब भी आप मशीन परचेज करोगे एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे? टू बैंक। तो डेट डाल के दिखाएंगे टू बैंक। ठीक है। अब भाई मशीन आपने परचेज किया, ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या? खर्चा या लॉस, उसको दिखाएंगे डेबिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा मशीन। तो मशीन में क्या हो जाएगा? बाई डेप्रिसिएशन। तो हमने दिखा दिया बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हम लोग डेबिट बैलेंस को ऐड करेंगे। डेबिट बैलेंस को ऐड करेंगे तो डेबिट बैलेंस को ऐड करने के बाद डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा, जो बच जाएगा, जो बच जाएगा दैट इज योर डेप्रिशिएबल वैल्यू। दैट इज योर डेप्रिशिएबल वैल्यू। सॉरी, जो बच जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो अब बैलेंस सीडी को फिर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा जो बैलेंस सीडी है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं ना, ये 10 लाख रुपया था, इसमें से डेप्रेशन मान लो 1 लाख का हुआ, तो बचा कितना? 9 लाख रुपया। अब यही 9 लाख रुपया यहाँ आ जाएगा। ठीक है। चलिए सम्स करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ जाएगा। ये बना लिए? ये बना लिए? हाँ सर बना लिए। ठीक है। ये एंट्री लिख लो, बना लिए ना? एंट्री लिख लो। ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने बोला था गुरु मंत्र देने का। चलो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट लिखो। लिखो ना, नोट्स, नोट लिखो। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, पॉइंट टू बी रिमेम्बर while while calculating depreciation। ठीक है। जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं
क्या क्या पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द एंड ऑफ ईयर, चार्ज इन द एंड ऑफ ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन हम लोग कब चार्ज करेंगे? ईयर के एंड में चार्ज करेंगे। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना है व्हेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा, इस पे स्टार लगा दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल रहा। व्हेन मशीन सोल्ड, व्हेन मशीन सोल्ड, तो जब आप मशीन सोल्ड करोगे तो दो ही चीज होगा, या तो आपको लॉस होगा या तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, लॉस होगा तो आप इसको दिखाओगे क्रेडिट साइड ऑफ द मशीन अकाउंट, इसको आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। जब प्रॉफिट होगा तो सर आप इसको कहां दिखाओगे? डेबिट साइड में दिखाओगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, व्हेन मशीन सोल्ड, जब आप मशीन सोल्ड करोगे तो दो ही चीज होगा, या तो आपको लॉस होगा या तो आपको प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में दिखाओगे। भाई प्रॉफिट की वजह से क्या हो रहा है? एसेट, कोई भी एसेट आपने बेचा, प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट का मतलब क्या है? 10,000 का एसेट था, आपने बेचा उसको 12,000 में, तो 2,000 का प्रॉफिट है ना, तो उस 2,000 का प्रॉफिट की वजह से आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, दैट इज योर डेबिट। एज सिंपल, सिंपल इतना, जो लॉजिक भूल जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 10,000 का एसेट आपने 12,000 में बेचा, तो सामने वाला जो परचेज किया वो पागल नहीं है, वो आपको 12,000 पे कर रहा है, तो उसके दिमाग में उसकी एसेट की वैल्यू कितनी है? 12,000। तो आपके बुक्स में भी 2,000 से वैल्यू बढ़नी पड़ेगी, और एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ाते हो डेबिट साइड से बढ़ाते हो, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाया। मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ। मान लो एक एसेट है 10,000 का, आपने इसको सेल किया 12,000 से, तो किसको सेल किया? ये वाला आदमी को सेल किया। तो ये वाले एक आदमी के दिमाग में इस एसेट की वैल्यू कितनी चल रही है? 12,000, तभी तो पे किया 12,000। अगर इसको ये लगेगा कि वो 12,000 जो पे कर रहा है वो वर्थ इट नहीं है, तो क्यों वो पे करेगा? वो क्यों पे करेगा? तो इस भाई साहब के दिमाग में उस एसेट की वैल्यू कितनी चल रही है? 12,000 चल रही है, बट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू कितनी है? 10,000 है। तो 10,000 का मशीन आपने 12,000 में बेचा, है ना, तो 2,000 से वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये एक्चुअली यही 2,000 आपका क्या प्रॉफिट है, बिकॉज आपके बुक में उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000, और आपने बेचा 12,000 में, तो 2,000 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, दैट इज योर प्रॉफिट। बट अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में उसकी वैल्यू कितनी है? 12,000 है। तो अब आप एसेट, एसेट तो आपने बेच दिया, तो एसेट तो है नहीं, एसेट तो है नहीं, तो अब आप क्या दिखाओगे? जो मेरा प्रॉफिट है वही प्रॉफिट आप डेबिट साइड में दिखा दोगे। तो जैसे ही आपने प्रॉफिट को डेबिट साइड में दिखाया, तो एसेट क्या होता है भैया? डेबिट, सॉरी, एसेट का जो नेचर होता है डेबिट, तो डेबिट साइड से बढ़ता है। तो जैसे ही आपने प्रॉफिट दिखाया डेबिट साइड में, एज्यूम कर लेंगे एसेट की वैल्यू 2,000 से बढ़ गई। ये एक बेसिकली अजम्पशन है, उसी अजम्पशन पे हम लोग प्रॉफिट को डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो लॉस, लॉस का मतलब क्या? क्रेडिट साइड। एग्जांपल दे रहा हूं, ये 10,000 है, लेकिन जो कंज्यूमर है, मान लो ये कंज्यूमर है, बोला नहीं नहीं 10,000 नहीं, इसकी वैल्यू 10,000 नहीं है, इसकी वैल्यू तो 8,000 है, हम तो 8,000 ही पे करेंगे भैया। ये जो 10,000 का वैल्यू है ना, हमारे नजर में इसकी वैल्यू 10,000 नहीं है, हमने मार्केट में पता कर लिया है, इसकी वैल्यू 8,000 है। तो वो देखो ना, 2,000 रुपया कम पे कर रहा है, वो 2,000 रुपया कम पे कर रहा है, तो मेरे एसेट की वैल्यू 2,000 से कम हो गई। तो जब भी एसेट कम होता है, जब भी एसेट आपका कम होगा, तो एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट साइड में कम होता है। तो कितने रुपए से एसेट की वैल्यू कम हुई है? 2,000 से कम हुई है, इसलिए लॉस को हम लोग कहां दिखाते? क्रेडिट साइड में दिखाते। क्योंकि लॉस का मतलब कि जो वैल्यू मेरे बुक में है, जो वैल्यू एसेट की, एसेट की जो वैल्यू मेरे बुक में है, एसेट की जो वैल्यू मेरे बुक में है, कंज्यूमर के दिमाग में वो वैल्यू वर्थ इट नहीं है। कंज्यूमर बोलता है तुम्हारे बुक में 10,000 होगा, पर मेरे बुक में उसकी वैल्यू 10,000 नहीं है, मेरे दिमाग में उसकी वैल्यू 10,000 नहीं है, मेरे दिमाग में उसकी वैल्यू 8,000 है। तो कंज्यूमर जिसको आपने बेचा वो आपको 10,000 नहीं दिया, आपको 8,000 दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 10,000 को कम करके 8,000 करना पड़ेगा। तो 2,000 से हमारा एसेट की वैल्यू लूज हो गया, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो जब भी एसेट की वैल्यू लूज होगा, हम लोग कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देखो ना, डेप्रिसिएशन की वजह से भी क्या हो रहा है? एसेट की वैल्यू लूज हो रही थी,
तो क्रेडिट साइड में। जब आप लॉस में बेचोगे तो 10,000 का माल 8,000 में बेचोगे तो 2,000 से वैल्यू लूज हो गया क्रेडिट साइड में। तो जब भी मशीन अपनी वैल्यू को लूज करेगा, चाहे वो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में या एट द टाइम ऑफ सेल, 10,000 का माल उसने 8,000 में बेचा तो 2,000 से वैल्यू लूज कर लिया। तो जब भी आप वैल्यू लूज करोगे आप दिखाओगे क्रेडिट साइड में। ऐसे ही जब भी आप मशीन परचेज करोगे तो मशीन बढ़ते जाएगा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो जब भी मशीन बढ़ेगा डेबिट साइड में। 10,000 का मशीन आपने 12,000 में बेचा तो 2,000 से मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो ये 2,000 आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट आप दिखाओगे डेबिट साइड में। तो जब भी मशीन की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट साइड में, जब भी मशीन की वैल्यू कम होगी क्रेडिट साइड में। दैट इज योर मशीनरी अकाउंट, दैट इज योर मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सर? लॉस होगा क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा डेबिट में। ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइएगा। व्हेन वी सोल्ड द मशीन, व्हेन वी सोल्ड द मशीन, हम लोग जब मशीन बेचते हैं तो क्या होता है सर? व्हेन वी सोल्ड द मशीन, हम लोग जब मशीन को बेचते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी सोल्ड द मशीन, व्हेन वी सोल्ड द मशीन, जब हम लोग मशीन को बेचते हैं तो क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। जिस दिन आपने बेचा, मान लो आपने मशीन बेचा 1 जुलाई 2022 को, आपने किस दिन बेचा मशीन? 1 जुलाई 2022 को आपने मशीन बेचा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड, वी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, सॉरी वी हैव टू फाइंड, ये वाला फाइंड नहीं होगा, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल। तो किस दिन आपने बेचा था? 1/7 को बेचा था, तो 1/7/2022। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? जब हम लोग मशीन बेचते हैं, जब हम लोग मशीन बेचते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि जिस दिन हमने मशीन बेचा उस दिन उस मशीन की कॉस्ट क्या थी, ये हमें निकालना पड़ता। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन आपने बेचा उस दिन उसकी कॉस्ट क्या थी, हमें ये निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट। यही डेप्रिसिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यही डेप्रिसिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्या था सर? कि जिस दिन हमने मशीन बेचा, जिस दिन हमने मशीन बेचा उस दिन उसकी कॉस्ट क्या थी, उस दिन उसकी कॉस्ट क्या थी। तो अगर आपने मशीन बेचा 1 जुलाई 2022 को, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपने मशीन 2 लाख में बेचा है, तो 2 लाख में बेचा, ये तो हमारी सेल वैल्यू है। 1 जुलाई 2022 को जो आपने बेचा है 2 लाख रुपए में, ये आपकी क्या है सर? ये तो आपकी सेल वैल्यू है। तो हमें ना सेल वैल्यू नहीं पता करना है, सेल वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब हमें इस दिन का क्या निकालना है सर? कॉस्ट निकालना है कि जिस दिन मैंने बेचा 1 जुलाई 2022 को मैंने बेचा, तो 1 जुलाई 2022 को उसकी कॉस्ट क्या थी, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा? जब आप कॉस्ट पता कर लिए, आपको सेल पता चल गया, मान लो कॉस्ट आया, मान लो कॉस्ट आया 2,50,000, कॉस्ट कितना आया? 2,50,000, सेल कितना है? 2 लाख रुपया, कॉस्ट है 2,50,000, सेल कितना है? 2 लाख रुपया। तो 2,50,000 का मशीन आपने 2 लाख में बेचा, इससे ये आपको पता चलेगा आप लॉस में बेच रहे हो। तो जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में उसकी वैल्यू 2 लाख चल रही है, 2,50,000 नहीं चल रही है। वो बोलेगा भैया तुम्हारे बुक में 2,50,000 होगा, मेरे नजर में उसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख है। तो आप क्या करोगे? अपने बुक में 2,50,000 की वैल्यू घटा करके 2 लाख करना पड़ेगा। तो जो 50,000 से घट रहा है ना, वो आपको लॉस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज मशीन चला गया। अगर मशीन रहता तो लॉस वर्ड यूज नहीं करते, मशीन चला गया तो मशीन तो है नहीं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दिखाएंगे। तो बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो 50,000 से हमारा लॉस हो गया। मतलब क्या? 50,000 से हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई। भाई 2.5 लाख रुपया मेरे बुक में था, लेकिन कंज्यूमर तो 2 लाख रुपया दिया, 50,000 दिया नहीं, तो 50,000 से मेरी वैल्यू कम हो गई, इसलिए लॉस हो गया। उस लॉस को दिखाएंगे मशीन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया। वी सोल्ड द मशीन, व्हेन वी सोल्ड द मशीन, तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन
ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन आपने बेचा है उस दिन उसकी कॉस्ट क्या थी। जिस दिन आपने बेचा है, आपने बेचा है 1 जुलाई 2022 को, तो 1 जुलाई 2022 का 1 जुलाई 2022 के दिन उस मशीन की कॉस्ट क्या थी, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने मशीन को प्रॉफिट में बेचा है या मशीन को लॉस में बेचा है। ठीक है, थ्रू विच, यहां लिखो, थ्रू विच, थ्रू विच through which we can we can know through which we will know, sorry, we will know profit or loss of the machine due to sell, due to sell। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में याद रखना तुमको कि भैया जिस दिन हमने मशीन बेचा है उस दिन उसकी कॉस्ट क्या है, उससे हमें यह पता चलेगा कि हमारे सेल के वजह से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जिस दिन आपने बेचा उसकी वैल्यू थी मान लो 2.5 लाख रुपया, और आपने बेचा 2 लाख रुपया में, तो 2.5 लाख रुपया कॉस्ट है, 2 लाख में बेचा तो 50,000 का लॉस हो गया। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट बेचा है या आपने लॉस में बेचा है। तो 3 बात आपको याद रखना है, लिख लीजिए फटाफट, ये 3 बात आपको याद रखना है। ये 3 बात क्या है सर, दोबारा समझा दे रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं एंड ऑफ द ईयर में। पहला बात याद रखना कि जब आप मशीन सोल्ड करोगे या तो लॉस में सोल्ड करोगे या तो प्रॉफिट में सोल्ड करोगे। प्रॉफिट में सोल्ड किया तो डेबिट साइड में, लॉस में सोल्ड किया तो क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड क्यों करते हैं, बिकॉज एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है इसलिए डेबिट साइड में। लॉस में सेल करने का मतलब एसेट की वैल्यू कम हो गई, जो भी बुक वैल्यू थी उससे भी आपने कम में बेचा तो एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट जब भी कम होता है क्रेडिट साइड में, इसलिए आपको लॉस को दिखाओगे क्रेडिट साइड में। व्हेन वी सोल्ड द मशीन, जिस दिन आपने मशीन बेचा उस दिन उसकी कॉस्ट क्या थी ये पता करना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट बना करके। जिस दिन आपने बेचा उसकी उस दिन उसकी कॉस्ट क्या है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट से हमें ये पता चलेगा उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे ही कॉस्ट पता चल गया तो हम लोग प्लस माइनस के थ्रू, मतलब प्लस माइनस थ्रू ये पता कर लेंगे, मतलब कॉस्ट को कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू के साथ, तो ये पता चल जाएगा कि हमने प्रॉफिट में बेचा है या आपने लॉस में बेचा है। तो सारा 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक था, 3 टॉपिक में मैंने पहला था मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। अब हम लोग चलेंगे भैया सम्स करने, आ जाते हैं सम्स, आ जाते हैं सम्स। तो क्या बोला है, आपको बनाना है भैया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू कितनी 1 लाख रुपया है। वाज बॉट ऑन द 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को आपने मशीन परचेज किया है 2,15,000 रुपए का। ठीक है, 2 लाख, सॉरी 1 जनवरी 2015 को आपने परचेज किया 1 लाख रुपया का। ऑन द 5 जुलाई 2016, ठीक है, 15 जुलाई 2016 को आपने न्यू मशीन परचेज किया 40,000 का। फिर इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया है मशीन पर 5,000 का। द मशीन बॉट, मतलब जो सेकंड मशीन आपने बॉट किया है वो 15 जुलाई को बॉट किया है। वाज सोल्ड अ प्रॉफिट 7,000 रुपया ऑन 1 सितंबर 2018, जो आपने सेकंड मशीन परचेज किया था 15 जुलाई को। देखो ना, आपने 2 मशीन परचेज किया है। एक मशीन आपने परचेज किया 1 जनवरी 2015, सेकंड मशीन आपने परचेज किया है 15 जुलाई 2016। तो इन्होंने क्या किया ना, ये जो सेकंड मशीन था उसको सोल्ड कर दिया है 7,000 रुपया प्रॉफिट पर। और किस दिन सोल्ड किया है, 1 जनवरी 2018। तो आपको मैंने नोट में बताया था, तीसरा नोट, कि जिस दिन आपने बेचा है, आपने बेचा है भैया 1 सितंबर 2018, तो उस दिन हमें क्या पता करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ द सोल्ड मशीन, कि जो मशीन मैंने सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट क्या है, किस दिन का कॉस्ट, किस दिन का कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ सेल क्या है, 1 सितंबर। तो हमें 1 सितंबर 2018 का क्या निकालना पड़ेगा सर, कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, राइट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। आपको 4 साल का काउंटिंग करना है। प्रोवाइडिंग 10% डेप्रिशिएशन अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड बोला, डिमिनिशिंग। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही कॉस्ट में से आपने डेप्रिशिएशन को माइनस किया, आया हमारा बुक वैल्यू।
इसी बुक वैल्यू को बोलते हैं WDV वैल्यू, और इसी WDV वैल्यू पे हर साल क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन। तो जैसे जैसे आप डेप्रीशिएशन निकालते जाओगे, हर एक नया साल नया WDV वैल्यू आएगा, जिस क्योंकि डेप्रीशिएशन हर साल चार्ज चार्ज करोगे, तो जो बुक वैल्यू आएगा, जो WDV वैल्यू आएगा, हर साल नया नया आएगा, उसी पे चार्ज करोगे डेप्रीशिएशन। चलिए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन। ये हमारा क्वेश्चन वन है, ये हमारा क्वेश्चन वन है, ठीक है सर। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन में, ठीक है। तो तुमको ना सबसे पहले तुमको बताऊंगा ना, एक चीज याद कर लेना, वर्किंग नोट बना लेना, एक बार स्ट्रेट लाइन डायग्राम बना लेना। इससे क्या फायदा पता क्या होगा, ये डायग्राम से पता क्या फायदा होगा, ये डायग्राम से पता क्या फायदा होगा, तुमको ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुमको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुमको ना बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये डायग्राम से फायदा यही है। आपने फर्स्ट मशीन कब परचेज किया था, आपने फर्स्ट मशीन परचेज किया था, आपने फर्स्ट मशीन परचेज किया था 1 लाख रुपया का ऑन 1 जनवरी 2015। तो आपको क्या करना है, 1 जनवरी 15 को आपने M1 परचेज किया था, 1 जनवरी 15 को आपने M1 परचेज किया, कितना का परचेज किया था, M1 मशीन वन, M1 का मतलब क्या, मशीन वन। तो आपने 1 जनवरी 2015 को आपने M1 परचेज किया था 1 लाख रुपया का, ठीक है। कितने साल का बोला है डेप्रिसिएशन बनाने के लिए, 4 साल का बोला बनाने के लिए, 4 साल का बनाना है। तो सेकेंड ईयर कब चालू होगा भैया, सेकेंड ईयर आपका चालू होगा 1/1/16। थर्ड ईयर आपका कब चालू होगा, थर्ड ईयर आपका कब चालू होगा, थर्ड ईयर ये होगा 1/1/17, ठीक है, 1/1/17। और फोर्थ ईयर कब चालू होगा, 1/1/18। यही 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालना आपको, आपको मशीनरी अकाउंट 15 निकालना है, 16 को निकालना है, 17 निकालना और 18 निकालना, यही 4 साल आपका चलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइम लाइन डायग्राम, ये बना लेना, काम बहुत आ जाएगा टाइम लाइन डायग्राम से। तो M1 आपने कितना परचेज किया, 1 लाख रुपया का, ठीक है। सेकंड मशीन का परचेज किया है, देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑन 15 जुलाई 2016, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई 2016, तो 15 जुलाई 2016, तो मतलब ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2016, यहाँ बोला 15 जुलाई, मतलब इसकी बीच की बात कर रहा है, इसके बीच की बात कर रहा है, इसके बीच की बात कर रहा है। ये हमारा क्या है सर, 15 जुलाई, 15 जुलाई है ना, हाँ 15 जुलाई 2016, 15 जुलाई 2016 आपने नया मशीन परचेज किया विच इज M2, ठीक है। M2 आपने कितना परचेज किया, 40,000 में परचेज किया, और आपने इंस्टॉलेशन पे किया है 5,000 रुपया। तो आपको पता है इंस्टॉलेशन भी हम लोग ऐड करते हैं कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ द मशीन में क्या क्या ऐड करते हैं, देखो कॉस्ट ऑफ द मशीन का मतलब यहाँ पे है कि जो मशीन आपने परचेज किया है, ठीक है, वो यूज करने लायक बनाने के लिए जो खर्चा आपने पे किया, मशीन यूज किए, क्या तुरंत आप यूज कर पाओगे, नहीं, आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर मशीन को लाने के लिए आपको भाड़ा पे करना पड़ेगा, बीच का इंश्योरेंस कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और भी आपको अदर चार्जेस पे करना पड़ जाते हैं, वो सारे के सारे खर्चे आपके कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो ये जो आपका 40,000 का मशीन था और 5,000 आपने इंस्टॉलेशन पे किया है, तो टोटल आपका कॉस्ट कितना हो गया सर, 45,000 का आपका कॉस्ट हो गया, 45,000 कॉस्ट होगा। देखना मैं इसी डायग्राम से ना सम्स बनाऊंगा, मैं आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये डायग्राम से ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मशीन जो बॉट किया था 15 जुलाई 2016 को, उसको सोल्ड किया है प्रॉफिट में, कब प्रॉफिट में सोल्ड किया, 1 सितंबर, 1 सितंबर 7,000 प्रॉफिट में सोल्ड किया है, और किस दिन बेचा है, 1 सितंबर 18 को बेचा है, 1 सितंबर 18 को बेचा। तो हमारा 1 सितंबर 18 कब होगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये आपका ईयर एंड है, 1/1/18, 1/1/18, ये आपका ईयर एंड, ये मतलब चौथा साल है। इसको बेचा कब है, इसको कब बेचा है, ये सोल्ड कब किया है, ये वाला दिन का दिन सोल्ड किया है, ये वाला दिन इसको सोल्ड किया है, ये वाला दिन इसको सोल्ड किया, ये वाला दिन सोल्ड किया, सोल्ड द मशीन, सोल्ड द M2, M2 को सोल्ड किया, क्योंकि M2 ही तो परचेज किया था ना 15 जुलाई को, तो ये वाला मशीन को सोल्ड किया है, ये वाला मशीन को सोल्ड किया, 45 वाला मशीन को सोल्ड किया, तो M2 को सोल्ड किया है, M2 को सोल्ड, सोल्ड द M2 मशीन, M2 को सोल्ड किया है ऑन 7,000 प्रॉफिट पर, 7,000 प्रॉफिट पर, 7,000 प्रॉफिट पर, ठीक है। ओके, ओके कंप्लीट, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। फिर आपको बोला राइट अप द प्लांट मशीनरी अकाउंट, और बोला डेप्रिसिएशन कितना 10% है,
कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग मेथड है। तो दिमाग में रखना 10% और डिमिनिशिंग मेथड। पर क्वेश्चन तो यही है। अब देखना, मैं यही डायग्राम देख करके क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यही डायग्राम देख करके मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं सिंपल यही डायग्राम देखूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। आपसे भी बोलूंगा ना, कोशिश करिएगा ऐसे डायग्राम आप बना लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, फटाफट डायग्राम बनेगा। ठीक है। तो 1/15 को आपने M1 परचेज किया, तो पूरे साल भर का क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग, WDB मेथड बोला है। ठीक है। तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, यहाँ भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 10%, और यहाँ भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। तो बन गया डायग्राम। चलिए अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। देखिए, इन द बुक्स ऑफ, बुक्स का नाम क्या है? इन द बुक्स ऑफ, कुछ नहीं बोला, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया लिख देना। लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर। खाली मशीनरी अकाउंट लिखिए, छोड़िए मशीनरी अकाउंट। ईयर तो हम लोग यहाँ मेंशन कर ही देंगे। चलिए, ये हमारा हो गया सर डेट, ये हो गया सर हमारा पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक। अब मैं डायग्राम देख रहा हूँ, कब परचेज किया है? 1 जनवरी 2015 को परचेज किया। ठीक है। तो मैं आपको साथ में जर्नल एंट्री भी सीखता लिखते, कभी कभी एग्जाम में ना जर्नल एंट्री पूछ लेता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा सर? मशीन, अच्छा जर्नल एंट्री तो लिखवा दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉर्मली बैंक का एंट्री पास करिएगा, मशीनरी बैंक का। तो आप सिंपली क्या रखिएगा यहाँ पे? 2015। ठीक है। 1 जनवरी क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट M1 परचेस्ड, टू बैंक अकाउंट M1 परचेस। कितना परचेस किया M1? 1 लाख रुपया में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपया। ठीक है। 1 लाख रुपया लिख दे यहाँ पे, 1 लाख रुपया। क्या और पूरे साल भर में कुछ हुआ है? नहीं, पूरे साल भर में कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो ईयर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से नया साल चालू हो गया। तो ये पूरे साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में ईयर एंड पे चार्ज करेंगे। तो जनवरी है, तो ईयर एंड क्या होगा? दिसंबर होगा। तो एजूम कैलेंडर ईयर, यहाँ पे कैलेंडर ईयर एजूम कर लेना। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ 2015 होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर बाई बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भैया 1 लाख है, ये 1 लाख है। 1 लाख पे कितना परसेंट? 10% था ना? हाँ जी, 10% था। 1 लाख पे 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा, 10,000 रुपया। तो फिर क्या करना है? इसको इसको ऐड करना है, 1 लाख रुपया इसको ऐड करना है। यहाँ भी 1 लाख रुपया ऐड करना है, ऐड करना है। तो 1 लाख था, उसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए, तो कितना बचेगा? 90,000 बचेगा। ये जो 90,000 बचेगा, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो सेम डेट को हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। अब यहाँ पे आ जाएंगे 2016, 2016। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 टू बैलेंस बीडी। कितना आ जाएगा सर? 90,000 आ जाएगा, 90,000, 90,000 आ जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा ये M1 है, ये आपका M1 है, ये आपका अभी तक ये क्या आपका M1 है। ठीक है, ये आपका M1 है। ओके। फिर आते हैं डायग्राम में। क्लियर है ना? 1 लाख का
1 लाख का मशीन था तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब आप मशीन परचेज करते हो तो मशीन में क्या आएगा, टू बैंक, 1 लाख रुपया। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन में क्या होगा, बाई डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपया, यहाँ बचेगा 90,000 रुपया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, फिर 1/1/2016। फिर देखिएगा इस साल के बीच में क्या हुआ है, अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ बट डायग्राम दिखा रहा हूँ। एक इस साल के बीच में क्या हुआ था, आपने एक नया मशीन परचेज किया विच इज M2। M2 आपने कितना परचेज किया, 45,000 का। ठीक है, तो कब परचेज किया है, ये वाला डेट को, और कुछ नहीं हुआ इस साल में, और कुछ नहीं हुआ है। तो 15 जुलाई 2016 को आपने M2 परचेज किया, तो यहाँ आप लिखेंगे 15 जुलाई टू बैंक अकाउंट M2 परचेज, आपने नया मशीन परचेज किया M2 परचेज, कितना परचेज किया सर, 45,000 में परचेज किया। ठीक है, और क्या इस साल में कुछ हुआ है, और इस साल में कुछ हुआ नहीं, एक ही चीज हुआ सर, परचेज किया, यही परचेज किया और कुछ नहीं हुआ। ये डेट को ही परचेज किया है और कुछ नहीं हुआ, और 16 पूरे 2016 में और कुछ नहीं हुआ। तो अब अपने को चार्ज करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन, तो यहाँ लिखेंगे 2016 31 दिसंबर बाई डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन M1 पे कितना निकालोगे, M1 पे कितना निकालोगे, देखो 90,000 था M1, तो 90,000 पे 10%, 90,000 पे 10% कितना आएगा, 9,000 आएगा, 9,000 आएगा। M2 पे कितना निकालोगे, M2 पे कितना निकालोगे, M2 कितना था, 45,000 था, तो 45,000 पे कितना निकालोगे, 10%, 10% इंटू इंटू, ये कब परचेज किया गया था, ये कब परचेज किया गया था, देखो ना, ये परचेज किया गया था आपका 15 जुलाई, तो 15 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर, कितना मंथ होता है, देखो जुलाई से लेकर के दिसंबर 6 महीना होता है, पर ये 15 जुलाई को परचेज किया है तो 5.5 महीना हो रहा है, तो 5, तो इंटू करेंगे 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक बार ऐड करके दिखा लेते हैं। मैं ना एक बार ऐसे, अच्छा ठीक है, तुम ऐसे भी करके दिखाओ, नेक्स्ट टाइम ना, मतलब ऐसे भी तुम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तुम पहले M1 दिखाए, कितना, सॉरी 90,000, पहले ऐसे दिखा सकते थे हम लोग, ऐसे दिखा सकते थे 90,000 है, 90,000 का 10% प्लस, ये हमारा M1 था, अब प्लस हम लोग निकालेंगे M2, M2 कितना है सर, 45,000 है, तो 45,000 का 10% है इंटू 0.55 ऐसे कर भी दिखा सकते हैं, ऐसे कर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या आप M1 अलग दिखा दो या M2 अलग दिखा दो, ये भी आप सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा अलग अलग दिखाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, अलग अलग दिखाओ ज्यादा बेटर रहेगा। 45,000, 45,000 इंटू कर देंगे भैया 10%, इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ रहा है, 2,063 रुपये आ रहा है, कितना आ रहा है सर, 2,063, ये हो गया 2,063 रुपये। तो देख लो एग्जामिनर को ही पता है, एग्जामिनर को पता है कि M1 पे डिप्रेशन आया 9,000 रुपया, M2 पे डिप्रेशन कितना आया, 2,063 रुपये, ये भी दिखा सकते हो, तो ये भी एक तरीका है। और नहीं तो जो तुमको मैंने वर्किंग बोला है कि 90,000 इंटू 10% प्लस 45,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटर क्या है, M1 अलग दिखाओ M2 अलग दिखाओ, ज्यादा बेटर लगा, अच्छा लगता है देखने में, समझ में आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा सर, 90 प्लस 45, 90,000 प्लस 45, 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000, यहाँ भी कितना आएगा सर, 1,35,000, 1,35,000। ठीक है, 1,35,000, अब 1,35,000 में से 9,000 माइनस कर दो, 2,063 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 1,23,000 आ रहा है, 937, 1,23,937। ठीक है, 1,23,937, अब यहाँ पे लिखोगे 31/12 बाई बैलेंस CD। अब नया साल आएगा ना, नया साल आएगा, अच्छा, नया साल आएगा, क्या ले आएगा, 2017, तो 1/1/2017 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे बस समझ लेना, यहाँ पे लिखोगे M1, सुनो ना, यहाँ पे लिखोगे M1, M1 में कैसे लिखोगे, ध्यान सुनना, M1 में कैसे लिखोगे, देखो M1 कितना था भाई, देखो ना M1 कितना था, 90,000 था, तो 90,000 में से 9,000 माइनस हो जाएगा,
तो 90,000 कैसे लिखना है, मैं 2-3 तरीका बता रहा हूँ। ये है 90,000, इसमें से 9,000 माइनस कर देना, तो कितना आएगा सर, कितना आएगा, 81,000 आएगा, 81,000 आएगा। ठीक है, फिर ये M2 है, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग। एक काम करते डायरेक्टली फिर ये अमाउंट लिख देते हैं, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं है। मैं चाह रहा था ना ऐसे लिखने के लिए, देखो मैं कैसे बता रहा था, ये M1 है ना, M1 है, तो M1 का वैल्यू कैसे लिखोगे बता रहा हूँ, M1 वैल्यू कैसे लिखोगे, ये 90,000 है, देखो ध्यान से, ये 90,000 है ओपनिंग में, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए, 9,000 चार्ज किए, तो कितना आया, 81,000 आया, तो यहाँ पे लिखोगे 81,000। फिर लिखोगे M2, M2 कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, M2 कैसे लिखोगे, ये 45,000 था, इसमें से डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 2060, तो 45,000 में से माइनस करो 2063, कितना आएगा, 42937, 42937, यहाँ पे लिखोगे 42937। अब इन दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पे लिखोगे 1,23,937। ये पता है सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखने का। मुझे पता है मैक्सिमम लोग नहीं बताते ये सब, मैक्सिमम पता क्या बोलते हैं, बेटा यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली टू बैलेंस बीडी करके दिखा दो। पर इसका फायदा पता है क्या होता है, एग्जामिनर को ना तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि M1 कितना बचा हुआ, M2 कितना बचा हुआ, मतलब बेस्ट तरीका है दिखाने का। बिलीव करो वन ऑफ द बेस्ट वे है ये दिखाने का। तो कैसे दिखाया मैंने, हमारा ओपनिंग कितना था M1, 90,000, 90,000 मेरा ओपनिंग था, उसमें से 9,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 90,000 में से 9,000 माइनस कर दिया, कितना होगा 81,000, तो देखो मैंने 81,000 दिखा दिया यहाँ पे। फिर मेरा M2 कितना था 45,000, इस 45,000 में से मैंने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया 2063, तो 45,000 में से 2063 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 42937। और ऑब्वियसली आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये अमाउंट आएगा, और यही अमाउंट देखो इससे मैच हो रहा है, ये अमाउंट इससे मैच हो रहा है। तो बेटर क्या है मैं बताऊं पर्सनली, आई नो आप ये फर्स्ट टाइम मेथड देख रहे हो, इसलिए आपको हो सकता है दिक्कत आ रहा है कि नहीं सर हम तो सीखे ही नहीं है, हमारा टीचर तो हमें यही सिखाया है कि जो बैलेंस सीडी बचा है डायरेक्टली लिख दो टू बैलेंस बीडी। सही है भाई, मैं भी तो वही लिखा हूँ, टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पे, बट मैंने क्या किया अलग अलग दिखा दिया है कि M1 का वैल्यू ये बचा है, M2 का वैल्यू ये बचा है, बस मैंने बस अलग अलग दिखा दिया। ठीक है, समझ गया ना। अब यहां तक हम लोग अकाउंटिंग कर लिए, आते हैं 17 में। 17 में कुछ हुआ है क्या, 17 में तो कुछ नहीं हुआ। देखो ना, 1 जनवरी 17 से लेकर के 1/1/18 कुछ हुआ है क्या, नहीं, ओनली 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब ये पूरे साल भर मशीन चार्ज हो रहा है, M1 भी पूरे साल भर यूज करेंगे, M2 भी अब पूरे साल भर यूज होगा। M2 भी तो हम लोग 16 में खरीदे थे, तो 1 जनवरी 17 से लेकर के 31 दिसंबर 2017 तक पूरे साल भर M2 भी चलेगा और M1 भी चलेगा। तो M1 भी पूरे साल भर चार्ज करेंगे, M2 भी पूरे साल भर चार्ज करेंगे। M2 तो आपने जुलाई में परचेज किया था 16 को, 2016 जुलाई में परचेज किया था, तो 5.5 महीने का निकाले डेप्रिसिएशन। लेकिन 1 जनवरी 2017 से लेकर के 31 दिसंबर 2017 तक M2 पूरा फुल ईयर यूज करेंगे, तो अब हम लोग फुल ईयर डेप्रिसिएशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2017 और 31 दिसंबर बाई डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन M1 कितना है देखो ना, M1 कितना बचा है 81,000, तो हम लोग 81,000 का निकालेंगे 10%, कितना आएगा भैया 8,100 रुपया। फिर हमारा M2 कितना बचा हुआ, M2 हमारा बचा हुआ 42937, इसका 10% कर देंगे, तो 42937, 42937 का 10% कर देंगे, कितना हो जाएगा 42,994, 4294, अब आप इसको ऐड करोगे 1,23,937, 1,23,937, अब इसमें माइनस करोगे 1,23,937, माइनस कर दो 8,100, माइनस कर दो 4,294, तो कितना बचेगा 1,1,1,543, 1,11543, 1,11543, ये बच रहा है ना 1,115। अब हम लोग दिखा देंगे बाई बैलेंस CD, डेट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, डेट हमारा सेम रहेगा। कर लो, मेरा पेज खत्म हो गया, मैं नया पेज में जा रहा हूँ। हो गया यहाँ पे, हो गया ना।
ठीक है। अब देखना ये टू बैलेंस, ये बाई बैलेंस सीडी है, तो नेक्स्ट ईयर हमारा क्या 18 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, 2018 लिख दिया। एक एक टू बैलेंस बीडी, मैं M1 को अलग से दिखाऊंगा। M1 कैसे दिखाऊंगा, देखो M1 मेरा कितना था 81,000 था, उसका डेप्रिशिएशन कितना था 8100 था, तो 81,000 से 8100 मैंने माइनस कर दिया, कितना आएगा 72,900, कितना आएगा 72,900। ठीक है। फिर मेरा M2 कितना था 42,937, 42,937 माइनस माइनस 42,937 में से मैंने क्या माइनस कर दूंगा 4294, 4294 माइनस कर देंगे 4294, कितना आ जाएगा 3863, M2 38643, 38643। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, देखना यही आएगा 111543, ऐड करके देख लो ना, 72900 प्लस 38643। पहला सम से पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ, पहला सम से डिटेल में समझा रहा हूँ। 111543 आ गया ना, 111543। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे 2018, अब जो कांड हुआ है भैया 18 में हुआ है। ठीक है। तो हम लोग 3 साल का काउंटिंग कर लिए, देखो 15 साल 16, 15 16 17, अब 18, लास्ट ईयर अकाउंटिंग है, अब हम लोग लास्ट ईयर अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है। अब बिलीव करो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है डिप्रेशन दिखाने का, सबसे बेस्ट वे डिप्रेशन दिखाने का, क्योंकि पता है आप ना, आपको सब कुछ पहले से ही पता है। अभी वर्किंग में देखना कितना मदद मिलेगा, वर्किंग में देखना कितना मदद मिलेगा तुमको करने में, वर्किंग में। अब देखना 1 1 18, 1 1 18, ये वाला देखना, यहाँ पे सोल्ड, सोल्ड द M2, M2 कितना सोल्ड किया है, M2 सोल्ड किया आपका 7,000 में। अच्छा डेट लिखना भूल गया था, डेट एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, कब 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 सोल्ड किया था, 1 सितंबर, 1 सितंबर को सोल्ड किया था भैया, 1 सितंबर। तो ये 1 सितंबर है, 1 सितंबर 18, 1 सितंबर 18, तो ये हम आपका 1 1 18 है। ठीक है। फिर 1 सितंबर, 1 सितंबर 2018 को उसने मशीन को सोल्ड किया, कौन सा मशीन है M2 को सोल्ड किया है। तो हम लोग बनाएंगे वर्किंग, क्या बनाएंगे वर्किंग, क्या बनाएंगे भैया वर्किंग, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ M2, मतलब जो M2 हमारा जो मशीन है, ऑन द सेल ऑफ मशीन, जो हमारा मशीन M2। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक वर्किंग नोट पढ़ाया था, क्या वर्किंग नोट पढ़ाया था, देखो कि जब आप मशीन सोल्ड करोगे या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में बोल दिया है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, जब हम लोग सोल्ड करेंगे, जब हम लोग सोल्ड करेंगे तो याद रखिएगा वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन, किस डेट पर, ऑन द डेट ऑफ सेल। और हमारा डेट ऑफ सेल क्या है 1 सितंबर 2018, तो हमें 1 सितंबर 2018 का क्या निकालना पड़ेगा सर, कॉस्ट निकालना पड़ेगा। हमें ऑन द डेट ऑफ सेल, हमें पूरे साल भर का कॉस्ट नहीं निकालना है। जिस दिन मैंने मशीन बेचा है, जिस दिन मैंने मशीन बेचा उस दिन का कॉस्ट निकालना है। ठीक है। तो हमें उस दिन का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा सर, वर्किंग तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो वर्किंग आप कैसे दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ द मशीन। ठीक है। किस दिन, जो आपने ऑन, किस दिन आपने परचेज किया था M2, M2 के बारे में बोला है ना। तो M2 आपने कब परचेज किया था, M2 हमने परचेज किया था 15 जुलाई 17। ठीक है। तो ऑन 15 जुलाई 17, कॉस्ट ऑफ द मशीन, मतलब M2 का कॉस्ट कितना था, M2 का कॉस्ट था 45,000, 45,000 लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2016। तो 2016 का डेप्रिसिएशन बोला है निकालने के लिए, तो सिंपली वो निकाले थे ना 45,000, उसका 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 किए थे ना। तो कितना डेप्रिसिएशन आया था, देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोग ऑलरेडी निकाले थे 2063, 2063। तो यहाँ पे लिखेंगे 2063, तो 45,000 में से माइनस कर देंगे 2063। मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा, अभी ये लोग खत्म हो जाए मैं तुमको ट्रिक दिखाऊंगा, दिखाना ट्रिक दिखाऊंगा। 42937, ये हो गया हमारा WDV ऑन 1 1 2017,
17, 1 की 2 17। अब लेस करेंगे डेप्रीशिएशन फॉर 2017, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 42937 इनटू कर देंगे 10%, इसका कर देंगे भैया 10%, 4294। तो कितना आया 3864, 3864, 38644 आया ना। अच्छा 38643 आया था, सॉरी 38643 आया था, 38643, हाँ 38643 आया था, ठीक है। ये कब का वैल्यू आया है, ये आया है WDV ऑन 1118। तो देख लो WDV ऑन 1118 38643, देख लो WDV 1118 38643। ट्रिक देखना, ट्रिक देखना। फिर बोला है WDV ऑन 117 कितना था 42937, WDV 117 42937 आया ट्रिक। अभी अभी ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, बोलोगे सर ये वर्किंग नहीं करेंगे तब भी चलेगा। मैं जस्ट तुमको वेरिफिकेशन के लिए बताऊंगा, ध्यान समझना, ध्यान समझना। क्या आपने मशीन, क्या आपने मशीन इस दिन बेचा है 1 जनवरी 18 को बेचा था? नहीं सर, हमने मशीन तो बेचा था 1 सितंबर 2018। तो 1 जनवरी 2018 से लेकर के 1 सितंबर 2018 कितना मंथ हो रहा है, 8 महीना हो रहा है। कितना महीना हो रहा है, 8 महीना हो रहा है। तो ये 8 महीने का भी डिप्रेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपने मशीन बेचा उस दिन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ, हमें 8 मंथ का डिप्रेशन निकालना है। 38643, 38643, 38643 इंटू कर देंगे 10%, इंटू कर देंगे 8/12। तो 38643, 38643 इंटू 10% इंटू इंटू 8/12। तो कितना डिप्रेशन आया 2576, ये आपका डिप्रेशन आया 2576। तो सिंपली क्या करेंगे 38643 से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 2576। तो कितना आएगा भैया 36067। तो अब आप देखो ना, आपने जब ईयर के ओपनिंग में आपका डेप्रिसिएशन कितना था 38643, पर आपने 8 महीना यूज तो किया, तो इस 8 महीने की वजह से वैल्यू तो कम होगा। तो कितना वैल्यू कम होगा 2576। तो इस 38 में से जो आपने यूज किया था उसको आपने हटा दिया, तो जब बच जाएगा ये हो गया कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो ये जो आया है ना, ये आया है WDV ऑन 1918, 1918। यही हमारा क्या है कॉस्ट ऑफ द मशीन सोल्ड। ये हमारा क्या है कॉस्ट ऑफ द मशीन सोल्ड, मशीन सोल्ड, कॉस्ट ऑफ द मशीन सोल्ड। ये आपका क्या है बेसिकली कॉस्ट ऑफ द मशीन सोल्ड, ठीक है। अब बोल रहा है भैया ये जो मशीन बेचा है ना 7000 प्रॉफिट में बेचा है, तो भैया ये कॉस्ट है। अरे सुनो ना, ये हमारा क्या है कॉस्ट है, ये हमारा क्या है कॉस्ट है। तो बोल रहा है ना कॉस्ट में, कॉस्ट है, बोला 9000 प्रॉफिट में बेचा है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बेचा है, तो हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना बोला है 7000, तो 7000 प्रॉफिट यहां पे ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ऑफ द मशीन। ये हो जाएगा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू आ जाएगा जो मशीन आपने बेचा। तो 3067 में 7000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 43067, ठीक है। तो अब देखो ना 43607 वो बेचा था, जिसमें से 7000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, और ये उसकी क्या हो गई कॉस्ट हो गई, ये उसकी कॉस्ट हो गई। यहां तक समझ में आया। ये वर्किंग एग्जाम में दिखाना पड़ता है, ये वर्किंग एग्जाम में दिखाना पड़ता है। अब पता है ट्रिक क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, ये ट्रिक बेसिकली बोल सकते हैं कि एग्जाम में अगर बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, होता है ना बहुत सारे बच्चा लोग बोलता है नहीं सर पहले फाइनल अकाउंट करेंगे, पहले सेल बैलेंसिंग करेंगे, एनपीओ करेंगे। अब हो सकता है उनके पास टाइम नहीं बचा, उनके पास टाइम नहीं बचा, तो अब वो क्या करेंगे पता है, वो क्या करेंगे सिंपली देखो ना, 1/1/18 को, 1/1/18 को हमें कॉस्ट पता था M2 का कितना था 38643। तो हमें तो पता था ना 38643 ये कब का कॉस्ट है,
एक एक 18 का कॉस्ट है, तो सिंपली इसको बेचा कब था, 1/9/18 को बेचा था, तो सिंपली हम क्या करते हैं 8 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो कैसे करते, 38643, देखो ना 38, कैलकुलेटर निकालो, 38643, ठीक है, इनटू करते 10%, ठीक है, फिर इनटू करते 8/12, कितना आता, 2576 आता। तो सिंपली क्या करते, इसमें से 2576 माइनस कर देते, तो जो वैल्यू आ जाता है वो हमारा कॉस्ट आ जाता, और इसमें क्या करते प्रॉफिट ऐड कर देते, हमारा सेल वैल्यू आ जाता। तो सिंपली इतना वर्किंग ना करके डायरेक्टली, क्योंकि तुमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉस्ट निकाल दी अलग अलग से, तो तुम देखो ना, ये चीज तुम ऑलरेडी करके चल रहे हो, तो फायदा क्या होता तुम्हारा, अगर टाइम तुमको कम बचता, एग्जाम में अगर टाइम कम बचता, तो सिंपली वर्किंग में दिखाते कि WDV ऑन 1/1/18, ऐसे लिखते WDV ऑन 1/1/18 38643, देखो ना, WDV ऑन 1/1/18 38643, तो ये वर्किंग तुम ना करके डायरेक्टली यहाँ से चालू करते। ये कब पता फायदा आता, जब 2 3 4 मशीन होता है, अलग अलग दिखाने का ये फायदा था, जब 2 से 3 4 4 मशीन होता तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता। तो 38643 में आपने 8 मिनट डिप्रेशन डिप्रेशन चार्ज किया, तो ये आ गया, ये आपका कॉस्ट आ गया, डिप्रेशन निकालने के बाद आ गया आपका कॉस्ट। अब इसे बोला 7,000 का प्रॉफिट ऐड किया, तो ये आपका WDB ऑन 118, तो 1/9/2018 को उसकी कॉस्ट कितनी है भाई, 30667 है, ठीक है, उसे प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो आ गया सेल वैल्यू, और यही सेल वैल्यू में आपने बेचा है। तो अब एंट्री क्या होता है, याद रखना, बेचने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो पैसा आ रहा है ना, बेचने से पैसा आ रहा है ना, तो अब जो पैसा आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक, देखो पैसा आ रहा है ना, अरे बोलो ना पैसा आ रहा है ना, हाँ सर पैसा आ रहा है, तो पैसा कब आ रहा है, देखो ध्यान से, पैसा कब आ रहा है, 1/9/18 को पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो सर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बैंक, जब हमने मशीन परचेज किया था, जब मशीन परचेज किया था टू बैंक, तो जब मशीन सेल सेल करोगे बाई बैंक, अरे भाई जब परचेज करोगे तो टू बैंक, और जब सेल करोगे तो बाई बैंक, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ M2, सेल ऑफ M2, कितना में सेल किया है, कितना में सेल किया, 43067, एक वर्किंग दिखा देना, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस डाल दिया, 43067, 43067, ठीक है, फिर इस दिन आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया था, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, किसका डेप्रिसिएशन है सर, M2, अरे भाई आपने 1/9/18 को डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया था, तो देखो ना, आपने जो 8 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ये भी तो दिखाओगे, तो डेप्रिसिएशन कितना है 2576, कितना है सर 2576, ठीक है, तो 2576 लिखे यहाँ पे, 2576, ठीक है, और आपने प्रॉफिट में बेचा था, आपने प्रॉफिट में बेचा था, प्रॉफिट बेचा था, तो अब आपका जो प्रॉफिट है, सुनिएगा ध्यान से, अब आपका जो प्रॉफिट है वो हम दिखाते हैं डेबिट साइड में, तो यहाँ पे दिखाएंगे सर डेबिट साइड में, प्रॉफिट दिखाएंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड में कब प्रॉफिट किया आपने, 1/9/18 को प्रॉफिट किया, 1/9/18 को, 1/9/18 को प्रॉफिट किया है, तो 2PL अकाउंट, ठीक है, 2PL अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M2, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M2, 2PL अकाउंट, 2PL अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल M2, कितना प्रॉफिट किया, 7,000 का प्रॉफिट किया, 7,000 का प्रॉफिट किया, ठीक है ना, तो M2 तो पूरा चला गया, M2 तो आपने बेच दिया, तो अब आपको चार्ज करना पड़ेगा रिमेनिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे ना, अरे भाई ये M2 तो चला गया, ये M2 तो चला गया, तो M1 तो बचा है, इस पर तो चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो अब आप चार्ज करोगे 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर, M2 पे, तो M2 कितना है, M2 का ओपनिंग कितना है, 7 to 900, 7 to 900 ये आपका ओपनिंग है, देखो ना, यही तो M2 तो चला गया, ये तो चला गया, तो M1 तो बचा हुआ, तो 7 to 900 हमारा क्या ओपनिंग बैलेंस था, पूरे साल भर यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन आएगा, तो इसी का क्या कर देंगे 10% कर देंगे, तो 7 to 900 का कर देंगे 10%, कितना आ जाएगा 7 to 90, अरे बोलो ना कितना आ जाएगा 7 to 90, ठीक है, अब आप इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, सारा डेबिट को ऐड करो, ये सारा डेबिट को ऐड करो,
111543 प्लस 777 000 कितना आ रहा है? 1,18,543, 1,18,543, यहाँ भी हो जाएगा 1,18,543। ठीक है, माइनस करो। बैंक 43067, 43067 माइनस कर दो। फिर 2576 माइनस कर दो। फिर 7290 माइनस कर दो। कितना आएगा? 65610, 65610, 65610, 65610। ये आ जाएगा तुम्हारा सेम डेट को बाई बैलेंस सीडी। खत्म। 65610, यही आपको बनाना था, यही आपको बोला था बनाने के लिए। तो देखो ना कितना अच्छे से आपको मैंने समझा दिया। पूरे 1 घंटे 40 मिनट लगा पूरा डेप्रिसिएशन समझाने के लिए। ठीक है, तो विच इज आवर पार्ट ए। ठीक है, विच इज आवर पार्ट ए। पूरा वन शॉट का 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी में अब हम लोग सीखेंगे ये 3 टॉपिक मैंने बोला था ना, 3 टॉपिक। पहला क्या था? मशीनरी अकाउंट। तो, तो पार्ट ए हमने मशीनरी अकाउंट सीख लिया। पार्ट बी में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बेसिकली मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, और चेंज ऑफ मेथड। ये मैं पार्ट 2 में आपको सिखाने चाह रहा हूँ। प्लीज वीडियो को शेयर करना दोस्तों, फटाफट वीडियो को शेयर करना। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सेल बैलेंसिंग, डेप्रिसिएशन पार्ट ए, ईडी का फुल चैप्टर, अकाउंटेंसी का थ्योरी, ये पूरा का पूरा फटाफट कंप्लीट करो। प्लेलिस्ट दिया हुआ है लिंक में, आपका कमेंट बॉक्स में देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह सब दिया हुआ है। और ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया, तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। हम लोग कल 8 में है, 8 में से हम लोग आराम से आपका चार्ज ये बोल सकते हैं एनपीओ का कल तो बहन का बर्थडे है, ठीक है, एनपीओ का एक बार लेंगे, टेंशन मत लो। कल एक बार हम लोग एनपीओ का दोपहर में एक बार एनपीओ का हम लोग वो ले लेंगे, बेसिकली डाउट सेशन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर 8 को नहीं भी ले लिया तो 9-10 2 दिन तो पक्का वो ले लूंगा, आपका डाउट क्लासेस ले लूंगा। पर मैं कल एक डाउट सेशन रखूंगा, दोपहर में रखूंगा डाउट सेशन, शाम को नहीं, दोपहर में रखूंगा डाउट सेशन। मिलते हैं पार्ट बी वाले वीडियो में। उसमें मैं 2 अकाउंट आपको और सिखाने जा रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट, और चेंज इन मेथड का समझ कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पार्ट बी में। फटाफट वीडियो को शेयर करो प्लीज, फटाफट वीडियो को शेयर करो। और भाई कमेंट करो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करना पड़ेगा। एक बार कमेंट करके बता दो सर समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं पार्ट बी में।